हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है गाइस। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए, जिसमें जो मतलब पार्ट 2 है, ये जो बचा हुआ टॉपिक था जो कि हम लोग कर रहे थे वन शॉट, उसके ऊपर ये सारा जो बचा हुआ टॉपिक्स था उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये डाई पैराफेरोज मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, उसको कंप्लीट करते हुए और क्यूरीज लॉ और मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ और डाई पैराफेरो लास्ट में इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जबरदस्त वीडियो होगा ये पैराफेरो डाई के ऊपर। आपको ये वीडियो देख करके 100% मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये पक्का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये सब जो लोग नहीं देखा है वो लोग को ये समझ में तो फिर भी आएगा, लेकिन वैसा फील नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको पीछे वाला वीडियो देखा हुआ होना चाहिए। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो उतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग यहां पर कनेक्टेड है जो पीछे वाला वीडियो है उसको देख करके आ रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकता है। लेजेंडरी फिजिक्स नवाज ऐसे लिखिएगा टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ नोट्स। हालांकि एक ही पीडीएफ होगा वहां पर, है ना, 2 पीडीएफ होगा। तो एक पीडीएफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर का और दूसरा भी उसी का है, तो आप उन दोनों में देख लीजिए। और पहला पीडीएफ में आपको आज का सारा ये नोट्स मिल जाएगा, दूसरे वाले में ये क्यूरीज लॉ का कुछ छोटा मोटा पार्ट है वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जबरदस्त टाइप से डिस्कशन करते हैं पैराफेरोडाई का। एकदम एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। पहले समझिए थोड़ा कि पैराफेरोडाई क्या है। अच्छा, इसको समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझना पड़ेगा कि आखिर एटम के अंदर करंट कैसे बनता है, मतलब एटम के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है, छोटा सा वो समझना है, तब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सारा मिटाने के बाद भाई हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम जो आपको बताएं कि आखिर एक करंट में मतलब एक एटम के अंदर कैसे आखिर ये मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, या फिर ऐसा बोलिए करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो एक्चुअल हेडिंग है, मतलब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर सारा लेक्चर बेस्ड है, ये पूरा लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एटम हैशटैग एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक एटम में कैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एक आइटम लेते हैं, आइटम है ना, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हीलियम का एटम लेते हैं, ठीक है। हीलियम क्या है, जिसका भी ले सकते हैं, चलिए हीलियम का ही हम लेते हैं। अब हीलियम का भैया एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है। तो हीलियम का जो एटम होगा उसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अगल बगल क्या घूम रहा होगा, सारे न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर मान ले भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये पहला शेल है, के शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हम एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट नहीं पैदा होगा। बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुमको पता है ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है। किधर बनता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ कहीं क्या बन जाएगा, करंट। ये करंट का दिशा होगा, यानी कि एक एटम में भी करंट बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ही हम लोग को पैराफेरोडाई ये अलग अलग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एकदम पढ़ना है जबरदस्त टाइप से। तो यहां पर एक करंट बन गया। अब ये एक करंट लूप के जैसा नहीं हो गया। हम लोग ये पढ़े ना कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। तो ये करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम, स्मॉल एम। सर ये स्मॉल एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर जानना है कि ये क्या है तो आप पीछे वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है, ये इसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना एरिया में ये करंट बह रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि एम मिल जाता है, ठीक है। तो ये m का फॉर्मूला हुआ। अच्छा, इस m को निकालने के लिए इस m यहाँ पर अगर ये जो एटम है यहाँ पर हम लिख देते हैं एटम बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये एटम जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। अच्छा, इस एटम में नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होगा, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं मतलब कि इस एटम में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का भी डेवलपमेंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ये बोल रहे हैं करंट है और इसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ये भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल एक रूल है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का 4 उंगली को करंट की दिशा में कर्ल करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट हैंड का 4 उंगली को करंट की दिशा में कर्ल करना है, करंट के दिशा में कर्ल करना है। तो करंट ऐसे है, तो करंट की दिशा में जो ऐसे हम लोग कर्ल करेंगे तो ऐसे कर्ल करने पे ये अंगूठा कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो नीचे आएगा।
तो नीचे आने का मतलब ये है ना, देख भाई पहले हम बता देते हैं कि m जिधर पॉइंट करता है, ये पहले भी बताया हुआ, हालांकि m जिस तरफ पॉइंट करता है उस तरफ होता है नॉर्थ पोल। तो m ऐसे नीचे पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ कहीं नॉर्थ पोल होगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट एटम का, यहाँ पर साउथ पोल होगा। और इसके नीचे से कोई ऐसे देखेगा उसको तो क्या दिखेगा उसको, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ऊपर से देखने पर दिखेगा साउथ पोल। तो मतलब कि एटम में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर अभी समझ के चलिए हाइड्रोजन है, अभी क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया ना, तो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि आज ये समझ में आया कि एटम में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, एटम के अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है। तो हम लोग जिसको फिजिक्स में ऐसे करके दिखाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिए हैं तो इस टाइप से बन रहा है, ये पहला डायग्राम हुआ। दूसरा एक और डायग्राम हम बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं, चल दूसरा डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर भी हम एक एटम ले रहे हैं, और इस एटम में इलेक्ट्रॉन को हम इस तरफ चला रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ चला रहे हैं तो करंट इस तरफ चलेगा। अब इसमें अगर करंट इस तरफ चल रहा है तो जब हम लोग करंट की दिशा में 4 उंगली को कर्ल करेंगे राइट हैंड का, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो ये अंगूठा ऊपर जाएगा। तो अंगूठा ऊपर जाएगा यानी कि जो m है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो ऊपर आएगा। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ ऊपर जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ पोल, और इसके नीचे में यहाँ क्या आएगा, साउथ पोल। इसको याद रखने का एक सिंपल भी तरीका है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सिंपल तरीका हम बताए भी थे कि अगर करंट का दिशा, जैसे इसमें करंट का दिशा कैसा है, इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉक, ये करंट का जो दिशा है वो क्लॉक है, एंटी क्लॉक नहीं, दिस इज क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है, क्लॉक वाइज। तो अगर करंट कभी भी क्लॉक वाइज दिखे तो समझ जाना कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। वही अगर करंट एंटी क्लॉक दिखे, यानी कि जो इस केस में यहाँ पर करंट एंटी क्लॉक है, यानी कि करंट इस तरफ जा रहा है, ये करंट का दिशा है। तो करंट जब एंटी क्लॉक दिखे, भाई देखना ध्यान से, करंट जब एंटी क्लॉक दिखे, ये याद रखने का तरीका है, एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो वहां समझ जाना कौन सा पोल बनाना होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मेरा मकसद ये समझाने का कि एटम के अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है। उसका कारण क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनने का कारण बस एक ही है, और वो कारण क्या है, सिंपल एक ही कारण है। वो कारण ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भाई करंट तो हो गई। तो अगर करंट है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो डेवलप हो गई। और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहां पर कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, आर राइट हैंड थंब रूल। इसको ज़्यादा हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले ये बताया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, और अब ये एटम के हेल्प से, अच्छा इस एटम को ना अब हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे, यहाँ तक तो सब समझ जाता है, मेन यहाँ तक लिख लेना भाई, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक। तो यहाँ पर ना एक यहाँ तक तो सब समझ जाता है, लेकिन मेन बात ये है ना कि अब ये एटम को ऐसे हम लोग नहीं दिखाएंगे, इतना बड़ा बड़ा कौन दिखाते रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो भाई एक डब्बा, यही समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, अब इस डब्बा में हम भर दिए हाइड्रोजन, क्या भर दिया इस डब्बा में, हाइड्रोजन गैस, क्या भर दिए, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होगा या फिर 2 हाइड्रोजन होगा इसके अंदर, ये बताओ सर। यहाँ ना एक हाइड्रोजन होगा ना 2 होगा, यहाँ पर करोड़ों अरबों खरबों हाइड्रोजन होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कहीं पर अगर हम भर रहे हैं इतना बड़ा डब्बा में, तो यानी कि हाइड्रोजन वहां पर ढेर सारा एटम होगा ना, उसमें हाइड्रोजन 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 करके बहुत सारा एटम होगा हाइड्रोजन का। तो यानी कि 1 या 2 हाइड्रोजन नहीं, इसमें करोड़ों एटम होगा हाइड्रोजन का, और उसको हम लोग स्पेसिमेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज ना, कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसको हम लोग एटॉमिक डायपोल भी बोल देते हैं। ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक डायपोल्स। एटॉमिक डायपोल इसलिए क्योंकि यहां पर नॉर्थ और साउथ 2 पोल आ जा रहा है ना, एटम में नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जा रहा है, इसीलिए एटॉमिक डायपोल। डायपोल क्यों, क्योंकि यहां पर भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल है। एटॉमिक क्यों, क्योंकि एटम से बन रहा है मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो अब ये यहां पर जैसे हाइड्रोजन का बहुत सारा एटम है, तो बार बार ऐसे दिखाते रहेंगे कि साउथ ऊपर की तरफ, फिर यहां पर नॉर्थ नीचे की तरफ, ऐसे कौन दिखाते रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इतना दिखाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके एटम को एरो से दिखाते हैं, और यहां ऐसे गोल लगा देते हैं। गोल लगाने का मतलब ये है कि ये एटम का ये शेल है, और इस यहां पर ये इस तरफ एरो जा रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दिशा है। व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दिशा, यानी कि ये जो m वेक्टर है उसका दिशा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ऐसे करके दिखा देते हैं उसको, ठीक है। अब ये एटम्स अगर रैंडमली ओरिएंटेड रहेगा तो इस तरीके से दिखाएंगे, अगर ये एटम्स बढ़िया से ओरिएंटेड रहेगा तो इसको हम लोग सीधा दिखाएंगे। यही पढ़ना है इसके अंदर। तो अगर हम जब भी ऐसा डब्बा बनाए और ढेर सारा यहाँ पर बना के दिखाए तो समझ जाना कि एटम करोड़ों दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ तो करोड़ों एटम है, तो हम कुछ ही एटम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए डायग्राम क्या बनाया रहता है। तो ये डायग्राम क्या बनाया रहता है, एटॉमिक डायपोल्स या फिर मैग्नेटिक डायपोल को रिप्रेजेंट किया होता है। ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो में पीछे जाइए और दोबारा से देखिए इसको। तो अब हम लोग इसके बाद अब एकदम डाई पैरा फेरो को जबरदस्त कंपेयर करने वाले हैं। तो आइए कंपैरिजन करते हैं इसको लिख ले भाई। अब देखना भाई, हम डाई पैरा फेरो को एक बार जबरदस्त तरीके से कंपैरिजन करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर पहला पॉइंट लिख रहे हैं
तीन टाइप का मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल इस दुनिया में अवेलेबल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस दुनिया में जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जरूरी नहीं कि सारा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला मैग्नेटिक मटेरियल है वो है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकता है भाई, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सब्सटेंस उसको हम लोग बोलते हैं जो ढेर सारा एटम का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो यानी कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसका ये है क्या, पहले वो समझेंगे हम लोग, है ना। इस तरफ हम लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीनों को पहले एक बार जबरदस्त टाइप से कंपेयर करते हैं। पैरामैग्नेटिक लिखते जा भाई साथ में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और तीसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं सबसे खूंखार और सबसे जलवा वाला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक, ये तो तबाही है भाई साहब, आग है इसमें तो, आग लगा देगा भाई साहब, खतरनाक कर देगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इन लोगों का तो औकात भी नहीं है फेरोमैग्नेटिक के सामने। सुन भाई ध्यान से, क्या सीन ऐसा है, देख भाई सीन ऐसा है ना कि सुना होगा भाई तू, तेरे जो जीवन है, तेरा जो जिंदगी है उसमें तीन टाइप का लोग होता होगा। एक वो आदमी होता होगा जिससे तू एकदम मतलब तीन टाइप का ऐसे लोग अवेलेबल भी होता है। जैसे मान ले भाई साहब कि जैसे मान ले कि भाई साहब कि आजकल जो अभी यूथ चला है, यंग जनरेशन में जो यूथ चला है, उसमें क्या होता है, यूथ चला नहीं मतलब जो आजकल का यूथ है उसमें बहुत लोग डायमैग्नेटिक होता है, बहुत लोग पैरामैग्नेटिक होता है और बहुत लोग फेरोमैग्नेटिक होता है। रिलेशनशिप में आने के बाद किसी किसी का रिलेशनशिप होता है अंधा वाला। अंधा मतलब कि एकदम अनंत प्यार। क्या मतलब सर, क्या बोल रहे हैं, मतलब देख भाई जैसे मान ले कि जैसे मान ले डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को एकदम रिस्पॉन्स नहीं करता, एकदम नफरत करता है मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसको दूर दूर तक मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब कोई भी आके कुछ भी इसको कह दे, कितना भी इसको कोई प्यार कर दे, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब ये जो सब्सटेंस होता है, ये इस टाइप का हम सब्सटेंस लिए मान ले यहाँ पर, है ना। अच्छा, इस सब्सटेंस इसके अंदर हम क्या भर दिए, इसमें मान ले हीलियम भर दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या भर दिया, हीलियम भर दिया। और हीलियम का जो एटम्स होगा वो कुछ इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। ये समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं, हीलियम का ढेर सारा एटम अलाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये चेक करते हैं कि ये अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम कह रहे हैं कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या मतलब इसका मतलब अगर हम बाहर से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, अब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगता कैसे है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ पोल लेते हैं और इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, साउथ पोल लेते हैं। तेरे को मालूम है नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे करके हॉर्शू मैग्नेट होता है। तो ये हॉर्शू मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस सब्सटेंस को, ये हीलियम जिसके अंदर भरा हुआ है, ये जो एक बड़ा सा ये डब्बा है, इसके अंदर हीलियम गैस भरा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे पार होता है। लेकिन होता क्या है ना कि ये जो हीलियम का एटम है, ये जो हीलियम है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता है, रिपल्सन होता है। ये इसको मैग्नेटिक फील्ड से नफरत होता है, नफरत। तो नफरत के कारण क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलता है कि भाई साहब हमको भी तेरे साथ नहीं रहना है। और ये होता क्या है कि जैसे ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाता है तो ये जो एटम इधर उधर छितराया होता है, ये एटम्स इस तरफ हो जाता है। मतलब ये एटम का अलाइनमेंट इसके उल्टा दिशा में होने लगता है। मतलब एटम इसके अपने मतलब इसको नफरत दिखाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोलता है जब ये हमको पसंद ही नहीं कर रहा है तो हम इससे क्यों पार हो। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाने लगता है, एकदम नफरत भरा वाला जीवन हो जाता है, नफरत भरा हुआ। जैसे मान ले कि तेरे भी जीवन में तीन टाइप का आदमी होगा। एक वो आदमी होगा जिससे तेरे को एकदम मतलब कि देखता होगा और बोलता होगा कि भाई साहब मतलब कि ये आदमी तो हमको एकदम मतलब पसंद ही नहीं है, इसका तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। उस आदमी को देख के तू रास्ता मोड़ लेता होगा। फॉर एग्जांपल कोई अंकल हुआ सोसाइटी में, अब वो अंकल से तेरा लड़ाई चढ़ता है, वो अंकल तेरा हर जगह जाके कंप्लेन कर देता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो अंकल जब तेरा सामने से जब पार होगा तो अंकल तेरे लिए डायमैग्नेटिक होगा, अंकल को तू एक भी पसंद नहीं करेगा और तू ऐसे मुड़ के अंकल से निकल जाएगा। वैसे ही ये जो हीलियम है ये इस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता और ना मैग्नेटिक फील्ड इसको पसंद करता है। और ये जो मतलब देख, मैग्नेटिक फील्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो अंकल है उसको तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरे को अंकल से प्रॉब्लम है। तो इसलिए तू अंकल को रिपेल करेगा तो ऐसे करके दूर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, एकदम पसंद नहीं करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर भागता है। अब तेरे जीवन में कोई ऐसा भी लोग होगा जिससे मतलब प्यार है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे से कभी रास्ता में मान ले मिल गया भाई साहब, तो देख लिया, अरे ये तो सही वही वाले यूट्यूब वाले सर है जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा रहे थे। तो आगे तो मेरे से मिल लेगा, 2 मिनट बोल लेगा कि सर आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ये सब। जैसे ऑफलाइन में भी जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा लोग बहुत पसंद करता है, तो वो लोग जैसे रास्ता में कभी मिल गया तो एकदम खतरनाक कर देगा, मतलब मिल लेगा और सर कैसे हैं, क्या है, दिस दैट जो भी
बात करेगा, अपना खुशी जो भी है उसको जाहिर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उठा के बोलेगा चलिए सर आज तो मतलब कि जो है आप ही, ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई साहब। बहुत ज़्यादा प्यार होगा तो भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो लोग मिलता है वो मेरे से जो भी मिलता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब मेरे लिए पैरामैग्नेटिक मतलब ये मेरे को पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बेइंतहा पसंद करता है, एकदम प्यार नहीं होता। प्यार तो होता ही है, लेकिन उस टाइप का एक्सेसिव लेवल प्यार नहीं हो सकता है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होता है, अच्छा तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान ले कि हम ऐसे जा रहे हैं, तू सामने से आ रहा है तो तू मेरे देखेगा अरे सर आ रहे हैं तो थोड़ा सा चलो सर से मिल लेंगे बढ़िया होगा, तो तू अपना रास्ता नहीं बदलता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे नॉर्थ पोल और यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल, तो अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या होगा, और ये मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। इसका एग्जांपल क्या होता है, एल्यूमिनियम, है ना। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल एल्यूमिनियम, इसका एक एग्जांपल अभी जस्ट हम बताएं इसमें क्या है, हीलियम, और यहाँ पर इसका एग्जांपल अभी बता रहे हैं एल्यूमिनियम। वैसे ही फेरो का भी बताएंगे, ठीक है, वैसे ही फेरो का भी बताएंगे भाई। तो यहाँ पर देखना ये एल्यूमिनियम है। अभी यहाँ पर होगा क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पसंद करेगा इसी से पास करना, मतलब देख भाई तू मेरे से को पसंद भी तो करता है ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम नफरत ही करता है, ठीक है, पसंद भी थोड़ा बहुत करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करना पसंद करेगा, दूर नहीं भागेगा। मतलब कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होता है। तो हम यहां पर ना एक लाइन लिखते हैं, इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपेल होता है, रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। और ये बी नॉट क्यों लिख रहे हैं, बी नॉट लिखने का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करता है। और ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये इसको फीबली अट्रैक्ट करता है, फीबल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अट्रैक्शन दिखा रहा है तू मेरे को, मेरे से मिलना चाहता है तू, लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, उतना भी अट्रैक्शन नहीं है, फीबल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। सर मेरे को तो आपसे बहुत अट्रैक्शन है यार भाई, ठीक है प्यार है बहुत, लेकिन एक होता है कि मोहब्बत वाला प्यार, वो तो सिर्फ मतलब समझ रहा है ना तो वो अलग चीज हुआ। तो वही बोल रहे फीबल अट्रैक्शन टुवर्ड्स बी नॉट, मतलब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ जाएगा। लेकिन जब ये फेरोमैग्नेटिक का केस आएगा तब तो गजब ही हो जाएगा भाई साहब। इसमें क्या हुआ कि तू मतलब जिस रास्ते से जा रहा था, जैसे मान ले कि हम इस तरफ से आ रहे थे तो तू बोला अच्छा सर हम इस तरफ से आ रहे तो आपसे थोड़ा सा मिल के और चले जाएंगे, तेरे को भी इधर ही जाना था, हम भी उधर ही जा रहे थे, तू मेरे से मिल लिया, काम खत्म हो गया। अच्छा इसमें क्या हो रहा था, इसमें अंकल ऐसे आ रहे थे और तू ऐसे जा रहा था, तो अंकल को देख के तू अपना रास्ता ऐसे मोड़ लिया। अच्छा इसमें क्या होगा ना फेरोमैग्नेटिक में, जैसे मान ले भाई साहब तो ये इसमें क्या होगा कि मतलब कि तू जिससे प्यार करता है उसको देख करके क्या होगा, यहाँ पर देख बता रहे हैं हम, जैसे मान ले कि तू इस तरफ से जा रहा था और इधर से तेरी क्रश आ रही थी, क्रश क्रश क्रश, इधर से तेरी क्रश आ रही थी और तेरे को जाना था इस तरफ, तेरे को जाना था इस तरफ, तो होगा क्या कि तू क्रश से अट्रैक्ट होकर अपना रास्ता ही मोड़ के इसके पास आ जाएगा। समझ आया, तो ये फेरोमैग्नेटिक में होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें मुड़ता नहीं है, इसमें जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अट्रैक्शन हो रहा है तो मुड़ रहा है, यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्यार हो रहा है, वो भी अंधा प्यार हो रहा है। प्यार यहाँ भी हो रहा है और प्यार यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर अंधा प्यार हो रहा है, अंधा मतलब एकदम पागल करने वाला प्यार, एकदम खतरनाक, एकदम जितना तू सोच सकता है। मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से एकदम हाईली इंटरेक्टेड रहता है, हाईली अट्रैक्टेड। अब यहाँ पर एक बार हम इसका डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर फीबल नहीं अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, फीबल नहीं होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी नॉट की तरफ एकदम खतरनाक रिस्पॉन्स। यहाँ पर डायग्राम इसका बनाते हैं, यहाँ पर देख नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है, यहाँ तो खतरनाक ही हो जाएगा। मतलब ये देख जैसे फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल एक होता है आयरन, बहुत फेमस है, अभी सारा डिटेल में हम पढ़ाएंगे, ये आयरन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख भाई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम लगेगा कि उसके ऊपर चढ़ने वाला, एकदम ऐसे सट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसा लगेगा कि एकदम सटना चाहता, घुस जाना चाहता, ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर गया। यहाँ तो फिर भी दूर दूर था, यहाँ तो एकदम ऐसा लगता है कि सारा मैग्नेटिक फील्ड चढ़ जाएगा एकदम इसके ऊपर, इतना खतरनाक होता है। तो ये 3 डायग्राम और ये एक बात इसके लिए, एक बात इसके लिए, एक बात इसके लिए, ये लिख ले। फिर हम लोग डिटेल में अब डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिक को, फिर डिटेल में इसके ऊपर, फिर डिटेल में इसके ऊपर। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं जबरदस्त टाइप से, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये तीनों का याद रखना है, इसका हीलियम, इसका एल्यूमिनियम, ओमिट गया यहाँ पर, इसका एक एग्जांपल याद रखना है, एल्यूमिनियम और ये आयरन, ठीक है। पहचानने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट बात भी एग्जाम के लिए वो बताएंगे, इसलिए अच्छा हुआ कि इसके लिए एक अलग वीडियो बन गया, इसमें सारा चीज जो भी है वो कवर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सीबीएसई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही। हाँ भाई, तो चल हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग जो पहला चीज़ पढ़ रहे हैं वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी एकदम डिटेल में हम लोग किसके बारे में सिर्फ पढ़ने वाले हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको पहचानने का एक और तरीका है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। सर क्या मतलब इसका बताएंगे अभी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ना हम समझाते हैं तेरे को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे, दोज सब्सटेंसेस विच
विच अभी बताएंगे, इसका डेफिनेशन बताएंगे इसके बाद, लेकिन अभी पहले समझ लेगी डायमैग्नेटिक को पहचानने का क्या तरीका। बाकी डेफिनेशन अभी हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तेरे साथ साथ, लेकिन रुक जा पहले समझ एग्जाम्पल, तब मजा आएगा डेफिनेशन बताने में। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम तभी दे रहे हैं, हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब है बता रहे हैं, 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 एटॉमिक नंबर है, तो अगर इसका हम लोग ये देखें, एटम देखें हीलियम का, तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये हीलियम का एटम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मान ले इस तरफ जा रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मान ले इस तरफ आ रहा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा है उसके वजह से करंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसकी वजह से करंट ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा सर? ऊपर आएगा, क्योंकि देख करंट, अच्छा नीचे आएगा, सॉरी, ये वाला जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे आएगा, और ये वाला जो करंट ऐसे जा रहा है, ये देखा इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसकी वजह से करंट ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो उसकी वजह से करंट ऐसे, तो ये करंट ऐसे कर्ल किया तो m नीचे आया। अच्छा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो इसमें ऐसे कर्ल करेंगे ये वाला करंट की दिशा में, तो ऊपर आएगा। तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से उल्टा उल्टा मैग्नेटिक डायपोल्स आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? मैग्नेटिक डायपोल्स कैंसिल करेगा, तो इसमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा? 0। मतलब इसमें एक भी मैग्नेटिक डायपोल नहीं है। मैग्नेटिक डायपोले नहीं है तो क्या मैग्नेटिज्म होगा? कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इसीलिए नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 मिल गया। तो जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या बोल रहे हैं हम? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को कोई भाव नहीं देगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम बताते हैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में इसको, है ना, अभी क्रिस्टल ये सब बना के बताएंगे। तो यहाँ पर 2 सब्सटेंसेज विच डू नॉट which repel, which align themselves, those substances which in which, यहाँ पर लिखते हैं बढ़िया तरीके से, in which the atomic dipoles, अभी atomic dipoles का मतलब क्या बताएंगे हम? atomic dipoles align themselves in opposite direction, in opposite direction to external magnetic field, to external बी नॉट, मतलब जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके उल्टा दिशा में। क्या मतलब इसका बताते हैं हम, ठीक है। ये अभी पहला पॉइंट चल रहा है भाई, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तेरे को लिखना था ये, है ना, हम इसको मिटा रहे हैं एग्जाम्पल, और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, देंगे, और ये और भी एक्सेप्शंस भी बताएंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है सर, एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये इसका क्या मतलब है, देख, जैसे मान ले कि ये एक यहाँ पर मेरे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मटेरियल है, इसके अंदर मान ले हीलियम भरा हुआ है ना, ढेर सारा हीलियम भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो हीलियम का जो एटम्स होगा ना वो ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, इस टाइप से रैंडम ओरिएंटेशन रहता है। ये क्या हम बता रहे हैं? हीलियम का ढेर सारा एटम्स को बना रहे हैं जो कि इधर उधर अलाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या किए कि इसमें बाहर से क्या लगा दिए? बाहर से लगा दिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और तेरे को पता है बी नॉट कैसे लगा होगा? यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब ये जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, वैसे ही ये जो एटम्स होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं जाना पसंद करेगा। ये सारा एटम देखना कि मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में अलाइन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा दिशा में अलाइन होकर और उल्टा बात कर देता है। अगर ये लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होता तो हम समझ जाते कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता है। ये किस तरीके का हम बता रहे, जैसे मान ले भाई कि कोई लड़की है ऊपर छत में खड़ी है, ठीक है, और कोई लड़का है, उस लड़का को वो लड़की पसंद है, तो वो लड़का जा रहा है ऊपर उसे छत में मिलने, लेकिन लड़की को पसंद ही नहीं है वो लड़का, तो लड़की नीचे आ रही है, लड़का ऊपर जा रहा है। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है तो ये लोग इधर जा रहा है, पहले ये लोग छितराया हुआ था इस तरह इधर उधर, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये लोग उधर मुड़ गया कि मुड़ न ले, मैग्नेटिक फील्ड पसंद है नहीं। समझ में आ गया? चल नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, ठीक है, इसको लिख ले भाई, मिटा के नेक्स्ट पॉइंट चलते जल्दी से। देख भाई अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में एक इंपॉर्टेंट बात हम बताएंगे। अभी जस्ट हम एक डायग्राम बनाए थे जिसमें ये दिखाए थे कि ये नॉर्थ पोल था, ठीक है, और ये साउथ पोल, और यहाँ पर अभी हम दिखाए थे कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वही वाला बना रहे, जो यहाँ पर बड़ा सा डाइपोल बनाया था ना, उसी को यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा सा डाइपोल था जिसमें कि जो एटम्स था वो इस तरफ अलाइन हो रहा था, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे था ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ऐसे था, और ये लोग इधर उल्टा अलाइन हो रहा था। तो एक बात बता भाई, तेरे को हम बताए थे कि जब हम लोग ऐसे बनाते हैं तो जिस तरफ ये एम पॉइंट करता है उस तरफ नॉर्थ पोल होता है और इस तरफ साउथ पोल होता है। तो यानी कि जिस तरफ ये जा रहा है इस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अगर इस क्रिस्टल के अंदर का हम बात करें तो इस क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ, और इस तरफ साउथ। क्यों? क्योंकि इसका जो एटम है एटॉमिक डाइपोल वो इस तरफ जा रहा है। समझ में आया यहाँ पर नॉर्थ साउथ क्यों लिखे? ये जो एटम है ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ये सारा इस मैग्नेटिक फील्ड
इधर बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने के लिए इस तरफ बनेगा, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखना भाई, ये नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेगा। और अभी हम इसको फिक्स करके रखे हैं, तो जब इसको हम लोग इस वाले क्रिस्टल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल होकर ऐसे घूम जाता है। आई रिपीट, यहाँ पर ये जो है एटम्स वो इस तरीके से है। इसका यहाँ पर नॉर्थ क्यों बन रहा समझ गया ना, क्योंकि इसका एटॉमिक डाइपोल्स इस तरीके से इस तरफ अलाइन हो गया है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बी नॉट को रिपेल करने के चक्कर में। तो जब इसको हम लोग ऐसे ही फ्रीली छोड़ देंगे इस वाले को, इस वाले एटम को, तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करके ऐसे 90 डिग्री घूम जाएगा। तो यहाँ पर हम पिक्चर बना रहे हैं 3D है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ the atom, if the substance, यहाँ पर लिख देते हैं if the डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, किसको कह रहे हैं, ये वाले को डायमैग्नेटिक, मान लेंगे ये हीलियम इसके अंदर भरा हुआ है। इफ द डायमैग्नेटिक, और भी बहुत एग्जांपल होता है डायमैग्नेटिक का भी देंगे। इफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज फ्रीली सस्पेंडेड, तब क्या होगा, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जल्दी से तुरंत बता दे, ठीक है। देख क्या होगा यहाँ पर कि जैसे थोड़ा सा हम बना देते हैं यहाँ पर, देख जैसे यहाँ पर थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब अच्छा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखना यहाँ पर, ये मान ले नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये ऊपर से बता रहे हैं, और ये मान ले साउथ पोल है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। तो होगा क्या कि ये ऐसे था पहले, मतलब इस तरफ नॉर्थ था, इस तरफ साउथ था, ये वाले क्रिस्टल का मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये बारमैग्नेट नहीं है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे हम लोग फ्रीली यहाँ पर लटका के रखे हैं, तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होगा, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा, इस तरफ साउथ। तो ये पहले यहाँ पर था, अभी घूम कैसे हो गया, तो कितना एंगल घूम गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये कितना रोटेट कर जाएगा, रोटेट्स 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों रोटेट किया, क्योंकि इसका नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल किया, जो कि उसको घुमा दिया। समझ गया होगा, एकदम क्लियर होगा। हाँ सर एकदम क्लियर है। चल नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। तो चाहे तो इसका और एग्जाम्पल देख ले, है ना, ये तीसरा पॉइंट में इसका एग्जाम्पल लिख सकता है ना, और एग्जाम्पल क्या क्या होगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, उसके बारे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, उसके बारे में अभी हम जस्ट बात करेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल और क्या क्या होगा हम बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे एक तो हीलियम हम बता ही दिए तभी से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल फिर इसका हो जाएगा बिस्मिथ, है ना, बिस्मिथ एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। कॉपर हो जाएगा इसका एग्जांपल। फिर नाइट्रोजन N2 हो जाएगा। N2 में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, N2 सिर्फ नाइट्रोजन का बात करेंगे तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन N2 में तो 14 हो जाएगा। तो जो N2 है वो भी कौन सा सब्सटेंस होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि और बाकी अगर इसको चेंज कर देंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सब वीडियो में मतलब एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके ऊपर डिटेल में ये सब पढ़ाया हुआ है। लेकिन आप अगर इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होगा इसका, है ना। एक्सेप्शन हम बताते हैं। एक्सेप्शन, ये सारे में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये सारे में पेयर होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बता रहे क्या एक्सेप्शन है। जैसे मान ले भाई ऑक्सीजन O2, तो O2 इज हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बट देन ऑल्सो इट इज डायामैग्नेटिक, तब भी ये देन ऑल्सो इट इज पैरामैग्नेटिक, तब भी ये पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इसके बाद पढ़ना है ना, तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये ऑक्सीजन में अगर तू देखेगा भाई, तो इसमें तो टोटल कितना है एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और ये O2 लिए हम, तो टोटल इसमें कितना एटम्स हो जाएगा, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 8 और एक और ऑक्सीजन का 8, तो 8 तो 8 लोग का 8 लोग से शादी हो जाएगा। सर शादी कैसे होगा भाई, अभी तेरे को बताया था ना, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन था तो दोनों का शादी हो गया, मामला खत्म हो गया, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0। वैसे ही ये जो ऑक्सीजन है इसमें 16 लोग हैं, तो 16 लोग हैं तो 8 लड़का 8 लड़की, दोनों का शादी हुआ, मामला खत्म। तो ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट उसके बावजूद ये पैरामैग्नेटिक है, ये सोचने वाला बात है। ये एक एक्सेप्शन है। और कैसे हमको ये मालूम चल रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो हम लोग यहाँ पर MOT करते हैं। MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो केमिस्ट्री वाला है उसके हिसाब से जब हम लोग करते हैं ना, तो हमको ये मालूम चलता है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जब हम लोग MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जाते हैं तो हम लोग को ये मालूम चलता है कि ऑक्सीजन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो और भी एक्सेप्शन है जो एग्जाम में पूछ सकता है, हम यहाँ पर सारा लिख देते हैं। मतलब ऑक्सीजन के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया। और एक्सेप्शन होता है जैसे B2 मतलब डाईबोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और B2 लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल 10 हो जाएगा, टोटल 10 होगा। उसके बावजूद तब भी ये क्या रहेगा, तब भी ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये डाई होना चाहिए ना, उसके बावजूद ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। कारण क्या है इसका, कारण क्या है, कारण सिंपल है भाई,
इसमें B2 जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम लोग इसका MOT करके देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो MOT से ये मालूम चलता है कि ये पेयर्ड होने के बावजूद अनपेयर्ड है, मतलब ये फिर से पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल हुआ। इसी के जैसा एक और होता है सल्फर H2, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीजन, B2, H2, ये सारा किसका एग्जाम्पल हो गया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और O2 भी बोले थे ना तभी से, तो ये सारा सब्सटेंसेस क्या हुआ? एक्सेप्शन हुआ, और ये पैरामैग्नेटिक हुआ। समझ आया? तो बाकी ये जो लिखे हैं, बाकी ये सब सब्सटेंस, ये सब क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो ये याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, उसका कारण भी तो है ना, कारण भी तो है उसका, पैरामैग्नेटिक। तो देख, पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल तेरे को अभी से ही मिल जा रहा है, पैरामैग्नेटिक। तो ये सब में तुम एग्जाम में पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल में ये सब लिख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग चलते हैं और समझते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखना, पॉइंट नंबर 4। देख भाई, इसमें सीन ऐसा है कि जैसे मान ले, इसको समझने के लिए, जैसे इसमें हम लोग ना समझना है साई एम के बारे, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ये इस बात को बताता है कि कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर। यहाँ पर ये क्या बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? कौन कितना सीरियस है बी नॉट के लिए। बी नॉट मतलब व्हाट इज बी नॉट? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेके कौन कितना सीरियस है उसको बताता है, उसको बताता है साई। तो देख भाई, अभी तेरे को तभी से यही मालूम चल रहा है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देख करके उसका जो एटॉमिक डाइपोल्स होता है, यानी जो एटम होता है, वो उल्टा दिशा में अलाइन हो जाता है और रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो साई होगा ना, अच्छा साई का ना सिर्फ वैल्यूज होता है, साई का सिर्फ वैल्यू से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये कौन सा मतलब मटेरियल है। तो मतलब साई जो होता है डाई, पैरा, फेरो, ये सब के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साई का एक फॉर्मूला भी होता है M/H। क्या होता है फॉर्मूला? M/H। यहाँ पर ये M का मतलब क्या है? M का मतलब है कि जो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल डाल रहे हैं ना, उसका मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ कितना अट्रैक्शन दिखा रहा है। और ये H का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब बाहर से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसका औकात कितना है, उसका ताकत कितना है। बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना उसका ताकत कितना है, उसको H बोलते हैं। और अंदर में कितना डेवलप हुआ उसको M बोलते हैं। अंदर में कितना डेवलप हुआ उसको M बोलते हैं। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कितना था और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वो जो एटम था हीलियम का, उसमें कितना डेवलप हुआ, दैट इज M। अब देख भाई, ये मैग्नेटाइजेशन थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि डायमैग्नेटिक में एकदम जीरो हो जाता है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत होता है मैग्नेटाइजेशन, ऐसा नहीं कि एकदम जीरो ही हो जाता, थोड़ा बहुत होता है। वो कहने के लिए हम लोग कह देते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन कुछ बहुत एटम्स अलाइन होता है, ऐसा नहीं कि एकदम 100% रिपल्शन होता है, थोड़ा बहुत डायमैग्नेटिक भी होता है उसकी तरफ अट्रैक्टेड। तो ये जो साई एम होता है ना, ये साई एम का वैल्यू नेगेटिव एंड स्मॉल होता है। नेगेटिव एंड स्मॉल होता है किसके लिए? किसके लिए? ये वाले के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो साई एम का वैल्यू होता है वो नेगेटिव और स्मॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ही बता देते हैं यहाँ पर बढ़िया। एक एलिमेंट होता है शायद बिस्मथ, है ना, देखते हैं हम। एक एलिमेंट, हाँ एक एलिमेंट बिस्मथ होता है। ये जो एक एलिमेंट होता है बिस्मथ, है ना, बिस्मथ क्या है? बिस्मथ जो डायमैग्नेटिक था अभी बताए थे। तो जो बिस्मथ होता है ना, उसका जो साई का वैल्यू होता है वो -0.00015 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो वैल्यू नेगेटिव भी है और इसका वैल्यू छोटा भी है। तो ये कैसा सब्सटेंस हुआ? डायमैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक। तो जहां भी तू इसका नेगेटिव देखना ना, अगर कहीं पर साइन नेगेटिव दिख जाए, अगर कहीं पर साइन नेगेटिव दिख जाए, समझ जाए कि सब्सटेंस क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अगर कहीं भी साइन नेगेटिव दिख जाए, कहीं भी माइनस दिखे, तो समझ जाना कि अच्छा, ये साइज बारे में बताता ही है कि कौन कितना सीरियस है, ससेप्टेबल, मतलब कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके। तो ये जो डायमैग्नेटिक है ये तो एकदम नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस है, इसलिए जो इसका ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव है। बस ऐसे याद रख सकता है भाई, सिंपल। जहां भी नेगेटिव दिखे ससेप्टिबिलिटी, समझ जा कि वो कैसा मटेरियल होगा? डायमैग्नेटिक। अब ये जो अब कभी कभी क्या होता है ना कि एक म्यूआर एक टर्म होता है, पिछला इसलिए कह रहे हैं वीडियो देखा होना चाहिए। म्यूआर एक टर्म होता है, म्यूआर देख करके साई पूछ लेता है, म्यूआर देख करके साई पूछ लेता है। तो ये याद रखना कि जो म्यूआर होता है उसका साई से एक रिलेशन होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं म्यूआर बराबर 1 + साई।
तो ये रिलेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है। फिर तो देख लेना, एग्जाम में हो सकता है म्यू आर दे दे और साई पूछ ले, ये हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा न्यूमेरिकल के ही ऊपर आएगा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर, सिर्फ डायमैग्नेटिज्म एंड मैटर का न्यूमेरिकल के ऊपर। तो साई, ये म्यू आर दे करके साई पूछ लेता है, तो म्यू आर यहाँ डाल देना और साई निकालेगा तो साई से मालूम चल जाएगा कौन सा मटेरियल है। अगर साई नेगेटिव आया तो समझ जाना डायमैग्नेटिक है, नेगेटिव आया तो डायमैग्नेटिक है, अगर पॉजिटिव आया तो पैरामैग्नेटिक है, और पॉजिटिव और बहुत बड़ा वैल्यू है साई का तो फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक लास्ट 5वां पॉइंट बता दे भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक 5वां पॉइंट लास्ट बता देते हैं। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख भाई, ये जो साई का वैल्यू होता है ना, वो -1 होता है एक सब्सटेंस के लिए। ये -1 ना, ये साई का मैक्सिमम वैल्यू है। अभी हम बताए थे कि जो साई का वैल्यू है तो छोटा होता है, और ये जो -1 है ये बहुत छोटा वैल्यू है। तो खुद देख लेना, जैसे ये जो साई होता है ना, अभी जो हम लिखे, ये होता है सुपर कंडक्टर का, सुपर कंडक्टर का साई होता है, और सुपर कंडक्टर का साई का वैल्यू कितना होता है? -1। तो ये सुपर कंडक्टर क्या होता है? हाईली डायामैग्नेटिक, हाईली डायामैग्नेटिक, मतलब कुछ ज़्यादा ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करता है। हाईली डायमैग्नेटिक मतलब एकदम पसंद नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एकदम पसंद नहीं करता है। हाईली डायमैग्नेटिक होता है, बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता है ये। ठीक है, तो इसका जब तू म्यू आर निकालेगा ना, तो म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + साई m। तो इसका जब तू 1 यहाँ डालेगा और यहाँ पर जो साई m है उसको डालेगा -1, तो -1 डालने पे ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, मतलब इसका म्यू आर 0 होता है। तो इस फेनोमेना को जिसमें ये हाईली डायमैग्नेटिक हो रहा है, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं मिजनर इफेक्ट, मिजनर इफेक्ट। और मिजनर इफेक्ट किस में देखा जा रहा है? सिर्फ मिजनर इफेक्ट सिर्फ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखा जाता है, क्योंकि इसमें मतलब कि देख भाई, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले जो साई लिखे थे, अभी थोड़ा देर पहले हम एक साई लिखे थे, साई का वैल्यू लिखे थे इसके लिए क्या कहते हैं उसको? बिस्मिथ का। तो बिस्मिथ का जो साई था, बिस्मिथ का जो साई m था बिस्मिथ का, तो उसका वैल्यू था सिर्फ -0.00015। तो ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? सोच के बता भाई, ये वाला बड़ा है ऑब्वियसली। बिस्मिथ का तो फिर भी बड़ा है क्योंकि 0 के पास है ना, ये तो -1 है, तो ये बहुत ही छोटा है। तो ये बड़ा अजीब सा हमको इफेक्ट दिखता है, इसलिए उसको मिजनर इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें हाई डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखता है सुपर कंडक्टर का। तो सुपर कंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को एकदम पसंद नहीं करता है। मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास एक सुपर कंडक्टर का क्रिस्टल हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम ऐसे जाएगा उससे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक्सटर्नल B0 होगा वो एकदम ही उससे पास नहीं करेगा, एकदम दूर भागेगा। समझ गया यहाँ तक? नेक्स्ट आगे चलते भाई, जल्दी करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा? यहाँ पर हम पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं बढ़िया। यहाँ पर भाई उसका एकदम उल्टा, दो सब्सटेंसेस विच feebly attracted, which are होगा यहाँ पर, which are feebly attracted towards magnetic field, towards B0 माने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन रहे जिसका, उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका पहला डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एटॉम, जैसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इसका जो एटॉमिक डाइपोल्स होता है वो इस तरीके से अलाइन हो जाता है। स्टार्टिंग में ये लोग रैंडम पोजीशन में होता है, जैसे हम बनाए थे स्टार्टिंग में डायग्राम, स्टार्टिंग में लोग रैंडम होता है, बट जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये बढ़िया अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स अच्छा देता है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 उसके दिशा में अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना कि इसका एग्जाम्पल से समझिए इसको भाई। इसमें इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है कि इसमें हम लोग को लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए समझ जाए कि वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है ना। इसका एग्जाम्पल तो तभी हम थोड़ी देर पहले दे दिए थे, ऑक्सीजन, बोरोन, ये सब उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि डायमैग्नेटिक है लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बता रहे हैं अनपेयर्ड का मतलब, जैसे यहाँ पर हम एल्यूमिनियम ले लें, तो जैसे मान ले भाई ये एल्यूमिनियम का एटम होता है, तो एल्यूमिनियम ले लें अगर, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो 13 होने के कारण 12 इलेक्ट्रॉन को तो शादी हो जाएगा, दो करके जोड़ा बनते जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बनते जाएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन का शादी हो जाएगा, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा मैग्नेटिक डाइपोल। हम बताए थे ना, जैसे जो हीलियम था उसमें क्या हो रहा था कि ऊपर नीचे कैंसलेशन हो जा रहा था, बट इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर m वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कि जो
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो ये डायग्राम तू बना ले, बाकी इस डायग्राम का जो मेन पॉइंट है वो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जो मेन पॉइंट है डायग्राम का कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, उस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पे हम लिख दे रहे हैं, ऑन एप्लीकेशन ऑफ बी नॉट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ बी नॉट दी एम नेट, मतलब नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। इसमें जीरो नहीं होता क्योंकि वो लोग बढ़िया अलाइन हो जाता है, और पहले से ही यहाँ पर एक इम्पेल इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से एम जीरो नहीं होगा। एम जीरो का मतलब क्लियर है ना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। आगे के पॉइंट्स के बारे हम लोग डिस्कशन करते हैं जल्दी जल्दी। एटॉमिक डायपोल कहीं पर लिखा रहे तो ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है ना, एक और चीज़ समझना है इसी के अंदर, एक और चीज़ होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और बताते हैं, कैपिटल एम, इसके बारे में बताए थे पिछले क्लास में हम, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का मतलब होता है ना, यहाँ पर हम बताए थे पिछले क्लास में, मैग्नेटाइजेशन का वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, m बराबर m/v, मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि जैसे जो बड़ा सा क्रिस्टल था ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसका अगर एक यूनिट जगह में देखें तो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलाइन हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं m। तो m जो था वो पिछले वाले केस में जीरो था, किसके केस में लगभग जीरो था, मतलब नियरली जीरो, किसके केस में डायमैग्नेटिक के केस में। लेकिन पैरामैग्नेटिक के केस में ये कैपिटल M जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर जो सब्सटेंसेस है ना, ये जो हम बनाए थे ऐसे करके एटॉमिक डायपोल, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था। अच्छा, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को H बताएगा। वैसे ही यहाँ पर ये जो अंदर में बढ़िया जो एटम का अलाइनमेंट हो रहा है, अंदर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग BM बोलेंगे। यहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो कैपिटल M बताएगा। जैसे ये बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ H बताता है, वैसे ही अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ M बताता है। तो ये एटम्स जो है अभी बढ़िया अलाइन हो गया है, तो बढ़िया अलाइन हो गया तो ये इसका M जीरो नहीं होगा। व्हाट इज M? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल बना है, कितना एटॉमिक डायपोल अलाइन हुआ है, उसको M बोलते हैं। तो ये जो M है इसका वैल्यू अभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि बाहर वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ाते जाते हैं, मतलब और बढ़िया करते जाते हैं, और बढ़िया करते जाते हैं, और बढ़िया करते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस समय ये जितना भी डायपोल दिख रहा है, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जितना भी एटॉमिक डायपोल है वो सारा ऐसे करके अलाइन हो जाए। तो ये अलाइन होते 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 एक समय ऐसा आता है जिस समय ये लोग सारा बढ़िया तरीके से स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाता है। उसके बाद हम बाहर से कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, ये लोग ऐसे ही कैसे ही रहता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ हम बना देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर हो रहा है सारा बात, ये सारा एग्जाम्पल ये सब लिख लिया था ना भाई, हम मिटा दिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम ग्राफ बना देते हैं, देखना यहाँ पर ध्यान से। इस तरफ क्या है, इस तरफ जो है यहाँ पर हम H को बढ़ा रहे हैं, H यानी कि ये वाला बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और यहाँ पर जो है वो M बढ़ रहा है, ठीक है। तो होगा क्या ना कि जैसे जैसे हम H को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे M भी बढ़ते जाएगा, मतलब यहाँ पर ये लोग बढ़िया तरीके से अलाइन होगा। अलाइन होते 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 एक समय ऐसा आएगा जिस समय ये सैचुरेट हो जाएगा। मतलब यार अब सबको अलाइन हो चुका है, अब यहाँ पर जितना भी एटॉमिक डायपोल्स था वो लोग सारा ऐसे अलाइन हो चुका है, तो अब और कौन अलाइन होगा? सब लोग तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन ही हो गया, तो और कौन अलाइन होगा? अब बाहर वाला हम कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मतलब कि जैसा जब होता है ना, तो इस समय जब जो M होता है ना उसको MS बोल देते हैं हम लोग। ये जो M है यानी कि अंदर का जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, उसको MS कह देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन वैल्यू MS कहने का मतलब ये अब सैचुरेट हो गया, अब कांस्टेंट हो गया। हम H को कितना भी बढ़ा दें, देख M ऊपर नहीं जा रहा है, M ऊपर कहाँ जा रहा है, M तो यहीं पर कांस्टेंट हो गया। ये देख, ये M, ये जो M है ये इस एक्सिस में होता है, तो M देख कांस्टेंट हो गया, लेकिन H तो बढ़े जा रहा है बेचारा, M का वैल्यू तो यहीं पर जाके अटक गया, H बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पर ये M का क्या आ गया, सैचुरेशन वैल्यू, उसको MS बोलते हैं, ठीक है। समझ आया ना? M का मतलब है कि अंदर में कितना मैग्नेटिज्म होगा। ये M का वैल्यू कांस्टेंट कब होता है, जब ये लोग सारा 100% अलाइन हो जाता है, हालांकि 100% नहीं ही होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना ले भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले एक एग्जांपल जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो हम एल्यूमिनियम लिखे थे। एल्यूमिनियम के अलावा वो O2 तो होगा ही, है ना, B2 तो होगा ही। ये सब एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारा एग्जांपल होता है, लेकिन कुछ ही एग्जांपल याद रखिए बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर। इसमें अभी हम जस्ट अभी बताए थे, यहाँ पर जैसे अगर ये नॉर्थ पोल था, है ना, और यहाँ पर जब ये साउथ पोल था, तो ये जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल्स था, मैग्नेटिक डायपोल्स जो इसके अंदर था, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे बनाए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो था B0, उसके दिशा में ये लोग ऐसे अलाइन हो जा रहा था,
ऐसे बढ़िया तरीके से। तो यानी कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का नॉर्थ एंड है वो ये वाला हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, साउथ एंड, क्योंकि एंड ये जो मैग्नेटिक डायपोल का एरो जिस तरफ पॉइंट करता है उस तरफ नॉर्थ पोल होता है, तो इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बढ़िया अट्रैक्शन मिलेगा और ये लोग ऐसे करके अलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। ये बढ़िया एक अलाइनमेंट हो जाएगा, ऐसे करके ये लोग सीधा इस तरफ अलाइन हो जाएगा। अब सीन ऐसा है कि इस अलाइनमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये बढ़िया अट्रैक्शन दिखाएगा, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ से और ये साउथ ईस्ट नॉर्थ से। तो जब इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना, इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड, जैसे पिछले केस में किए थे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब है जैसे ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल। तो जब ये वाले को हम लोग ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे, नॉर्थ और ये साउथ, तो ये वाला पहले से ही नॉर्थ साउथ यहाँ पर है, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ से अट्रैक्टेड है, तो ये घूमेगा थोड़ी भाई। जब इसको ऐसे करके टांगेंगे ना ये वाला, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये घूमेगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही इससे अट्रैक्टेड है। ये साउथ, ये नॉर्थ से अट्रैक्टेड है, ये नॉर्थ साउथ से अट्रैक्टेड है, तो पहले से ही अट्रैक्शन है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि द paramagnetic material aligns itself कैसे अलाइन किया अपने आप को, अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट की दिशा में, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ बी नॉट जिस तरफ है, मतलब डायरेक्शन ऑफ बी नॉट कहने का मतलब है पैरेलल, उसके पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स में ये ऐड कर लेना कि पैरेलल की तरफ, मतलब देखना भाई ये बी नॉट ऐसे है और ये लोग भी इसी तरफ है, तो पैरेलल हुआ ना। लेकिन पिछले केस में देखना ये ऐसे घूम गया था, मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे था और ये मैग्नेट ऐसे था, तो 90 डिग्री हो रहा था। लेकिन इस केस में पैरेलल हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलो हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चल भाई नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट में इसका अब साई के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पैरा का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज़्यादा भी अट्रैक्टेड नहीं होता है, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है लेकिन उतना भी अट्रैक्शन नहीं होता है। इसीलिए इसका जो साई होता है ये पॉजिटिव तो होता है क्योंकि ये अट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तभी से एल्यूमिनियम का बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसका जो साई का वैल्यू होता है वो 1.6 × 10⁻⁸ होता है। साई यूनिटलेस होता है, तभी से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये साई का फॉर्मूला m/h होता है, तो m/h होता है, तो m जो होता है m मतलब कि अंदर में मैग्नेटाइजेशन, तो इसमें अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो इसका जो साई होता है ये पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है, जहाँ भी तेरे को पॉजिटिव दिखाई दे उसका वैल्यू स्मॉल दिखाई दे तो समझ जा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पैरामैग्नेटिक के बारे में। क्लियर होगा एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव और स्मॉल होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो म्यू आर होता है, म्यू आर = क्या होता है, 1 + साई m। तो यहाँ पर देखना भाई इसका जो म्यू आर होगा, ये तो साई के बारे में बात हुआ, इसका म्यू आर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये साई डाल दें, ये एल्यूमिनियम का ही, तो ये 1.6 × 10⁻⁸ होगा, ऐसे होगा। तो यानी कि ये 1 में हमेशा ऐड हो जा रहा है, तो यानी कि इसका जो म्यू आर होगा, इसका जो म्यू आर आएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं, देयरफॉर म्यू आर फॉर पैरा, मतलब 1 में कुछ हमेशा ऐड ही होगा। उसमें ना डाई के केस में ना यहाँ पर माइनस आ रहा था, लेकिन पैरा के केस में ये म्यू आर में यहाँ पर 1 में कुछ ऐड होगा, कंफर्म है ये चीज़। तो म्यू आर फॉर पैरा इज ऑलवेज, पैरामैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब इसका जो म्यू आर आएगा ना वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होने से इस म्यू आर को 1 से हमेशा बड़ा रखेगा। पिछले केस में याद है, ये डाई के केस में म्यू आर 0 आ रहा था, क्योंकि अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी जो साई होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक है उसके लिए साई पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्लियर होगा ना ये। चल भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा वन शॉट है तो जल्दबाजी है भाई। अच्छा, इसके अंदर हम लोग को क्यूरीज लॉ भी पढ़ना है, लेकिन घबराए नहीं, क्यूरीज लॉ को हम अभी फेरो को भी डिस्कस करने के बाद लास्ट में पढ़ाएंगे, तब मजा आएगा क्यूरीज लॉ पढ़ने में। अभी बस जितना बता रहे हैं उसको भी ध्यान रख। देख फोर्थ पॉइंट देखना, फोर्थ पॉइंट क्यूरीज लॉ लास्ट में पढ़ाएंगे, सबके लिए पढ़ाएंगे क्यूरीज लॉ। इसके लिए हालांकि होता क्यूरीज लॉ खाली पैरा के लिए ही, लेकिन तीनों को पढ़ने के बाद जब हम लोग क्यूरी के बारे में डिस्कशन करें तो बढ़िया होगा, इसलिए लास्ट में उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे, कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका मतलब
ये उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो लॉस्ट हो जाता है। मतलब जैसे मान ले कि भाई ये जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे बी नॉट, उस बी नॉट को अगर हम जीरो कर दें तो ये जो एटॉमिक डाइपोल्स अरेंज हुआ था ना, ये लोग वापस ऐसे रैंडम पोजीशन में चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है ना। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ बी नॉट, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिज्म इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज लॉस्ट। मतलब इसमें मैग्नेटिज्म खो जाता है फिर, मतलब कि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। यही चीज़ सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है पैरा में और फेरो में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें तब भी एग्जिस्ट करता है लास्ट तक, अगर उसमें हम लोग बी नॉट हटा भी दे। तो यहाँ पर बी नॉट को जीरो किए तो ये लोग वापस रैंडम ओरिएंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फेरोमैग्नेटिक के ऊपर, और फेरोमैग्नेटिक को डिटेल में डिस्कस करने के बाद तब हम लोग क्यूरीज लॉ पे आएंगे। ठीक है, तो आ जाए फेरोमैग्नेटिक देखते हैं, जो सबसे अलग है, सबसे हटके है। ठीक है, सो अगला है हम लोग का, जो अभी हम लोग को जो आगे डिस्कस करना है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग अब आ गए तीसरे और आखिरी पड़ाव पे, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होता है वो सबसे हटके होता है, सबसे अलग होता है, और इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है ये अलग ही टाइप का हमको दिखाई पड़ता है। मतलब ये लोग तो पहले से ही एक दूसरे को अलाइन करके रखता है, मतलब ये लोग पहले से ही तैयार होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, हम तो पहले से ही बेकरार है प्यार में टूटने के लिए। जैसे जो डायमैग्नेटिक है वो तो प्यार मोहब्बत से नफरत करता है, तो उसमें तो प्यार होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होता है वो थोड़ा थोड़ा पहले से ही तैयार रहता है कि कोई बाहर से आए और हमको अपने जाल में फंसाए, और फिर हम अपना सारा एटम को लेके अलाइन हो जाए और बढ़िया मैग्नेटिज्म दिखाएं। ठीक है, लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक होता है ये पहले से ही डेडिकेटेड होता है, मतलब कि उसमें तो था कि पैरामैग्नेटिक में कोई बाहर से आएगा तो वो अलाइन होगा और प्यार करने के लिए बेकरार और तैयार हो जाएगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ क्या है कि वो प्यार करने के लिए पहले से ही उसमें बेकरार है, चाहे कोई है भी नहीं, उसके बावजूद वो सोच रहा है कि नहीं नहीं हम तो तैयार है भैया, कोई अगर आ गया तब तो भाई इसके लिए बल्ले बल्ले, उसके बाद तो ये अगर वो चला भी गया छोड़ के, उसके बावजूद इसमें मैग्नेटिज्म परसिस्ट करेगा। यही सबसे गजब चीज़ है। मतलब कि क्या हुआ कि अगर बाहर से हम लोग मैग्नेटिक, ये तो पहले से ही तैयार है पहली बात तो प्यार करने के लिए, बाहर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाते तब तो एकदम खतरनाक अलाइनमेंट दिखाएगा ये, जैसे पैरा में अलाइनमेंट होता है वैसे ही इसमें भी होगा 100% अलाइनमेंट। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड जो यानी कि जो बाहरी चीज था उसको हटा भी दें, उसके बावजूद इसमें प्यार बरकरार रहेगा। यही खासियत है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो हाईएस्ट अट्रैक्शन दिखाता है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल वाला। ठीक है, तो इसके बारे ना एक थ्योरी है जिसको हम लोग डोमेन थ्योरी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेसिस नाम था, हालांकि आप इसको वेस भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये डोमेन थ्योरी के हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया और बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम पहले ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स होता है आयरन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, निकल और ये कोबाल्ट। ये आयरन जो होता है ना ये नमक हराम होता है। ये आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन नमक हराम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आयरन को जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि नमक हराम इसलिए आयरन को कह रहे हैं क्योंकि जितना भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका ये नेचर होता है कि अगर बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला हट भी जाए तब भी वो मैग्नेटाइज रहेगा। लेकिन आयरन में ये टैलेंट है कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हट गया तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब ये फेरोमैग्नेटिक होके भी फेरोमैग्नेटिक नहीं है। तो फिर इसमें क्या फेरोमैग्नेटिक का टैलेंट है? टैलेंट इसमें ये है कि ये हैवी रिस्पॉन्स देता है। जैसे ये लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ये लोग फेरोमैग्नेटिक है, निकल कोबाल्ट, तो ये लोग जैसे रिस्पॉन्स कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को वैसे ही ये भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जब तक वो बी नॉट है तब तक रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे ही बी नॉट हटा तो ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो उसी कारण से आयरन को हम लोग बहुत जगह यूज भी करते हैं, जहां पर हमको परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं चाहिए होता है वहां पर आयरन को यूज करते हैं। तो आयरन फेरोमैग्नेटिक होके भी नमक हराम वाला काम कर रहा है। समझ आया? तो ये 3 एग्जांपल याद रखना है जिसमें से आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे क्या है कि पहले एक काम करते हैं ना, हम डायग्राम बनाते हैं, फिर जो इसका थ्योरी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। होता क्या है ना कि यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल किसका बना रहा है अभी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो क्रिस्टल होता है शुरुआत में कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं। कुछ इस टाइप का क्रिस्टल होता है इसमें, और सब लोग अपना मूड के हिसाब से अलग अलग अलाइनमेंट किए रहता है। ठीक है,
अपना अभी तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो सब अपना मूड के हिसाब से अलग अलग एलिमेंट अपना अपना देख लेगा। मतलब कुछ जो होता है एटॉमिक डायपोल्स, जिसको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, कुछ एटॉमिक डायपोल्स इस तरफ होगा, कुछ ये लोग क्योंकि ना पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से अरेंज करके रखता है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ एरिया में अरेंज करके रखता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में अरेंज करके रखता है, पूरे तरीके से अरेंज नहीं रखता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। जैसे कुछ एटॉमिक डायपोल्स इस तरफ अलाइन हो जाएगा, तो ये लोग अलाइंड ऑलरेडी है लेकिन पर्टिकुलर एरियाज में अलाइन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये लोग पर्टिकुलर एरिया में अपना अलाइनमेंट बनाया हुआ है। 100% अलाइनमेंट किसी का भी नहीं है, मतलब ये लोग अलाइंड पहले से ही है लेकिन पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरियाज में अलाइन किया हुआ एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसा अलाइनमेंट कुछ बना हुआ, कुछ लोग नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो ये एटॉमिक डायपोल्स का इसमें अलाइनमेंट होता है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अभी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है, अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, B0 अभी 0 है, तो ये लोग ऐसे रैंडमली अरेंज रहेगा। अब हम क्या, ये पहला पॉइंट स्टार्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये डायग्राम बना लेना है तुमको, ठीक है। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, या फिर चल इधर साइड में चल हम मिटाने जा रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये तेरे को पहले पॉइंट पे ही लिख लेना था। जैसे ही यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो अलग अलग डोमेन किसको हम बोल रहे हैं पता है ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग अलाइन किया हुआ है। तो एक पर्टिकुलर रीजन को डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन 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 डोमेन, अपना अपना ये लोग डोमेन बनाया हुआ है। तो और ऐसा नहीं है यार कि एक डोमेन में 3 वहां पर एटम हम दिखा रहे थे, 3 नहीं होता, करोड़ों होता है एक डोमेन में एटम, जो लोग एक दिशा में रहेगा, कुछ इस दिशा में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे B0, वैसे ही ये जितना भी एटम होगा, ये जितना भी होगा, ये सारा 100% मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेगा, ठीक है। अब लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड अभी जो हम लगाए हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग लगाए हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं। अगर हम कमजोर मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो इतना बढ़िया अलाइनमेंट नहीं होता। कमजोर लगाते मैग्नेटिक फील्ड तो थोड़ा समय लेता है अलाइनमेंट में, तो उसका अलग अलग पिक्चर बनता है। अगर कमजोर मैग्नेटिक फील्ड लेते तो थोड़ा अलग अलाइनमेंट। जब 0 था तब तो देख ही लिया ना। अगर मान लीजिए कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होता, मान लीजिए कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होता, अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग के लिए बता दिया। अब हम एक ब्रॉड डायग्राम, इसका 3 डायग्राम बनेगा भाई, स्टार्टिंग में जो बनाए थे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, अब हम यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है। 3 डायग्राम तेरे को कॉपी में बनाना है इसका, ठीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर लेंगे तो देख कुछ ऐसा अलाइनमेंट होगा, बता रहे हैं। वीक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो क्या होगा ना, कि इस तरफ वाला जो डोमेन रहेगा, ये अपने आप को डेडिकेट कर लेगा इस तरफ, बोलेगा नहीं नहीं हम तो इस तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वाला जो था डोमेन्स, ये अभी भी इस तरफ रहेगा। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा तो अभी भी ये डोमेन इस तरफ, और ये लोग हो सकता है नीचे रहे, समझ आया। तो यानी कि हमको यहाँ पर पूरा कोशिश करना है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने, क्योंकि वीक लगाने से क्या होगा, जिस एरिया में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं खाली वहां तक इन्फ्लुएंस रहेगा, ये सब अलाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर 100% अलाइनमेंट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, और इसको हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म परसिस्ट करेगा, रहेगा मैग्नेटिज्म। तो चलो अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं पहला पॉइंट पे। तो ये पहला पॉइंट पे तेरे को 3 डायग्राम्स बनाना था, है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली 3 डायग्राम। अब हम इसका एक बढ़िया डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होगा, वो इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल्स होता है वो पहले से ही अलाइंड होता है डोमेन्स पे, है ना। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस in absence of B0, the मैग्नेटिक डाइपोल्स, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मतलब वही एटॉमिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल्स यानी कि एटॉमिक डाइपोल्स, है ना, आर फॉर्म देयर डिफरेंट डोमेन मतलब कि अलग अलग एरिया में वो लोग अलग अलग अपना अलाइनमेंट करके रखेगा, डिफरेंट डोमेन्स बना के रखेगा, ठीक है, डोमेन्स, है ना। ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पर फिर लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ B0 और कैसा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ B0 और कैसा B0, स्ट्रॉन्ग लगाएंगे। दे अलाइन themselves in direction of magnetic field, है ना, align themselves in direction ऑफ B0, अलाइन कर लेता है अपने आप को, मतलब वही पैरामैग्नेटिक में जैसे होता है ठीक वैसा ही होता है, बस इसमें कुछ डोमेन्स होता है जो कि ऑलरेडी अलाइंड होता है, वो वाला आने से एक्सटर्नल और बढ़िया तरीके से हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में से फ्रीली सब्सटेंस पकड़े तो उसमें वही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होगा, जैसे डाई में होता, जैसे पैरा में होता था ना, वो जो नॉर्थ साउथ है वो ऐसे करके 90 डिग्री, ये 0 डिग्री पे लाइन होगा,
मतलब भाई ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम बना देते हैं ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इसका साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, तो जब इसको ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो फ्रीली सस्पेंड करने पे ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं कि ऐसे भटक जाएगा, ये ऐसे ही कैसे ही रहेगा। तो सेकंड पॉइंट जो है इसका पैरामैग्नेटिक के जैसा सेम रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें एक नया चीज़ ये मालूम चला कि इसमें डोमेन्स बनता है। डोमेन्स वाला चीज़ जो है ना इसमें नया था बस, ठीक है। बाकी तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। शुरुआत में इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। अब हम लोग इसका ना साई के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग साई के बारे में बात करें। सेकंड पॉइंट तो सेम होगा इसका, तो यानी कि थर्ड पॉइंट साई के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका पैरा ही के जैसा सेम टू सेम होगा। तो चलो इसका हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट यानी कि इसका ये साई के बारे में, ठीक है। तो इसका जो साई होता है बड़ा अजब ही होता है, क्योंकि ये कुछ कुछ ज़्यादा ही मैग्नेटिज्म दिखा दे रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अलाइनमेंट, कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा दे रहा है, अंधा प्यार दिखा रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चल भी जा रहा है तब भी ये मैग्नेटाइज है इसे करके, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही मैग्नेटिज्म ये दिखा रहा है। तो हम लोग तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? साई एम किसका? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम तभी से आयरन का बात कर रहे थे ना, आयरन को हालांकि हम लोग हर जगह मैक्सिमम बहुत यूज़ करते हैं। तो अगर आयरन का हम साई का वैल्यू लिखेंगे तो हालांकि देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है बढ़िया तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को, और इसका वैल्यू बहुत लार्ज होगा, बहुत बड़ा वैल्यू होगा। लार्ज मतलब थाउजेंड्स में होगा। जैसे बाकी सबका तो फिर भी 1 और 2 ये सब में था ना, जैसे जो ये पैरामैग्नेटिक इसका जो भाई था फेरो का, उसमें तो 1.6 ऐसे कुछ था, लेकिन इसमें देख रहा है भाई थाउजेंड्स में रहेगा इसका वैल्यू, लार्ज मतलब बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा। तो हम लोग इसका एक काम करते हैं कि लिखते हैं कितना होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो साई एम होता है ना आयरन के लिए, तो साई एम आयरन के लिए होता है 1000, ठीक है। तो अगर तू इसका म्यू आर निकालेगा आयरन का, तो 1 प्लस साई एम होता है, यानी कि म्यू आर इसका कुछ आएगा 1001 आएगा। समझ रहा है? मतलब 1000 होता है आयरन का, और 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये हाईली रिस्पॉन्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड को। खत्म बात। चल नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। अच्छा एक और चीज़ समझ ले भाई, हम साई एम का जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना, तभी से साई एम का एक फॉर्मूला लिख रहे थे, तभी से साई एम जो है उसको हम लिख रहे थे m/h के। देख भाई ऐसा होता है ना, ये h का मतलब है कि तू जो बाहर से लगा रहा है, और बाहर वाला के वजह से ये जो बन रहा है m यहाँ पर क्या है? मैग्नेटाइजेशन। और ये मैग्नेटाइजेशन अंदर में होता है, अंदर में इतना मैग्नेटाइजेशन होता है कि बाहर वाला छोटा पड़ जाता है। मतलब ये जो h था ये एक्सटर्नल था, जिसके वजह से इंटरनल डेवलप हो रहा था भाई, वो दे नहीं रहा था उसको, डेवलपमेंट हो रहा था h की वजह से। m हालांकि अंदरूनी है, तो m का वैल्यू जो इसमें होता है ना, वो h से बहुत बड़ा होता है। मतलब अंदर में ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है एज कंपेयर टू बाहर वाला। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इसमें बड़ा होता है। ये टैलेंट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। समझ आया? चल नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है इसके बारे कि अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देते हैं तब भी इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, है ना। लेकिन आयरन इसमें एक्सेप्शन है ना। इफ द बी नॉट इज रिमूव्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, इफ द बी नॉट इज रिमूव्ड, then also magnetism persist मतलब रहेगा, persist in ferromagnetic substance, तब भी उसमें मैग्नेटिज्म परसिस्ट करेगा ही करेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और इसका एक एक्सेप्शन कौन है? आयरन, ठीक है। आयरन में क्या होता है, वो आयरन भले ही तरह फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन उसके बावजूद जब हम लोग एक्सटर्नल हटा देंगे तब भी आयरन में मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन कोबाल्ट में, निकल कोबाल्ट ये सब में अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तब भी मैग्नेटिज्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो हाईली फेरोमैग्नेटिक है। समझ गया होगा ये। फेरोमैग्नेटिक में बस इतना ही था, और बहुत कुछ है इसमें, लेकिन सारा पैरा के जैसा सिमिलर है। अभी हम लोग को मेन जो डिस्कस करना है वो क्यूरीज लॉ के ऊपर करना है। क्यूरीज लॉ से और बहुत क्लियरेशन होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूरीज लॉ से, और फिर से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के ऊपर दोबारा डिस्कशन चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीपली क्यूरीज लॉ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? क्यूरीज लॉ। तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं क्यूरीज लॉ, ठीक है। अब सबसे पहले यार ध्यान देना भाई कि एग्जाम में एक छोटा सा चीज़ भी पूछ सकता है, हमको ऐसा लगता है, वो अभी हम बताएंगे। एक छोटा सा चीज़ और इससे रिलेटेड पूछ सकता है, अभी हम बताएंगे। पहले भाई एक बात समझ ले कि ये क्यूरीज लॉ
कहाँ से आया? तो एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम था मैरी क्यूरी, वो मात्र एक इकलौती फीमेल साइंटिस्ट है पूरा फिजिक्स में। तो वो क्या बताई थी ना कि अगर हम लोग ये जो मटेरियल्स है मेरे पास, डाई, पैरा, फेरो, अगर ये सब मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा ना कि ये जो बड़ा सा क्रिस्टल है, जैसे मान ले कि जिसके अंदर हम ढेर सारा एटम रख रहे हैं, बड़ा सा जो डब्बा बना रहे हैं उसमें जो एटम सब रख रहे हैं, ये सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। कैसे डिस्टर्बेंस? जैसे मान ले कि भाई यहाँ पर ये ऐसे बढ़िया से ऐसे अलाइन है, ठीक है, और यहाँ पर बाहर में बी नॉट लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको अगर हीट कर देंगे, इसको अगर बाहर से ऐसे टेम्परेचर दे देंगे, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा कि ये लोग के पास थर्मल एनर्जी आ जाएगा। ये लोग जो एटम है उसके पास थर्मल एनर्जी आएगा, और थर्मल एनर्जी से ये डिस्टर्ब होकर के रैंडमली ओरिएंटेड होने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना कोई अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो क्यूरी थी ये तो मतलब लेडी साइंटिस्ट थी, तो ये सोची कि टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो ये ऐसा ही की और टेम्परेचर बढ़ाई, मतलब कि पैरामैग्नेटिक को। पहले ये क्या की ना कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ली, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा समझ गया ना, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो एटम्स का अलाइनमेंट है वो बिगड़ेगा, कोई अच्छा चीज़ नहीं है। क्यूरीज लॉ कोई अच्छा चीज़ नहीं है। क्यूरीज लॉ खराब कब होगा मटेरियल उसके बारे में बताता है, मतलब मैग्नेटिज्म लॉस्ट कब होगा उसके बारे में बताता है। क्यूरीज लॉ कोई बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। अब देख भाई ध्यान से, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एटम्स में थर्मल एनर्जी आएगा। थर्मल एनर्जी मतलब हीट वाला एनर्जी, जिसके कारण एटम्स ऐसे वाइब्रेट करेगा उसके अंदर, और उससे क्या होगा, कोलिजन्स होगा, तो और डिस्टर्ब हो जाएगा क्रिस्टल, और मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। तो क्यूरीज लॉ हमेशा मैग्नेटाइजेशन बढ़ाने का भी बात करता है, ऐसा नहीं घटाने का समय बात कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये मैग्नेटाइजेशन को घटाने का ही बात कर रहा है। अभी देखना कैसे बताएंगे। यहाँ पर देखो क्यूरीज लॉ सबसे पहले ना, अगर जब हम लोग पहले यहाँ पर पॉइंट लेते हैं डायामैग्नेटिक, पहले ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये तो पहले से ही बर्बाद है, यहाँ लिख देते हैं, ये तो पहले से ही बर्बाद है, पहले से ही बर्बाद है, पहले से ही ये तो बर्बाद है। तो इसमें क्या सोचना हम लोग को, पहले से बर्बाद, पहले से बर्बाद, तो इसीलिए इसके लिए क्यूरीज लॉ को कोई बात ही नहीं करते हम लोग। अच्छा एक और चीज़ इसमें ना, यहाँ पर देखना ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो इसका होता है ये नेगेटिव होता है। किसका? ये जो डायमैग्नेटिक है इसका जो डाई लिख देते चलिए, यहाँ पर डायमैग्नेटिक जो है उसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो ये जो अच्छा पहले बात तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देख क्यूरीज लॉ में हम लोग को बात करना है टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने का, और टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है अलग अलग सब्सटेंस पे उसके ऊपर बात करना है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से तो पहले से ही यार नफरत। देख भाई हम सिंपल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूरीज लॉ को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान ले भाई कि एक लड़का है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि इसमें तुम टेम्परेचर चाहे बढ़ा दे इसका डायमैग्नेटिक का, चाहे तो उसका टेम्परेचर घटा दे, इसमें कोई मैग्नेटिज्म में कोई आंसर नहीं आएगा। मतलब ये जितना नफरत मैग्नेटिक फील्ड से पहले कर रहा था आज भी उतना ही नफरत करेगा। मतलब इसमें टेम्परेचर घटाने से डायमैग्नेटिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले भाई कि जैसे कोई लड़का है वो एक लड़की से नफरत करता है, मतलब कि एकदम पसंद ही नहीं करता है उसको। अब हम गए और उस लड़की के बारे और 3-4 बुराई कर दिए कि वो लड़की तो खराब है, ये है वो है, तो उस पर्टिकुलर लड़का को, मान ले वो लड़का का नाम सुरेश है, मान ले लड़का का नाम सुरेश है, तो सुरेश जो है वो कोई लड़की लोग को एकदम पसंद नहीं करता, तो उसके बारे में जाके बोले अरे लड़की लोग तो बकलोल होती है, ये होती है वो होती है, तो सुरेश पे कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि सुरेश में पहले से ही उन लोग के लिए नफरत भरा हुआ है। और मेरा और ऐड करने से कि सुरेश पता है वो लड़की खराब है, बकलोल है, तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि और ऐसा नहीं कि मेरा बोल देने से वो और नफरत करने लगा, पहले से ही उसके अंदर नफरत भरा है। हम और जाके बोलेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा बता? वैसे ही डायमैग्नेटिक पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा के उसका मैग्नेटिज्म खराब क्या ही कर लेंगे? पहले से ही वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमको पसंद ही नहीं है। अब हम जा रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल है डायमैग्नेटिक का, जो कि इधर उधर ऐसे अलाइन किया हुआ है, इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो ये और बिगड़ेगा नहीं, पहले से ही पूरा बिगड़ा हुआ, तो और क्या बिगड़ेगा? तो इसलिए जो क्यूरीज लॉ होता है वो नॉट फॉर नो लॉ, इसके लिए नो क्यूरीज लॉ, इसके लिए कोई क्यूरीज लॉ होता ही नहीं है, नो क्यूरीज लॉ। क्यों नहीं होता है क्यूरीज लॉ? क्यों? क्यूरीज लॉ टेम्परेचर के बारे में बात करता है, तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसको तो टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, पहले से ही नफरत करता है ये मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसमें क्या हम सोचेंगे कि इसका क्रिस्टल बर्बाद होगा कि अच्छा, ये तो पहले से ही बर्बाद है। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, इसका हम लोग ना एक्चुअली हम लोग को असर देखना है कि साई पे क्या असर होता है। साई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पहले से ही कम है। अब हम और इसको खराब करेंगे तो और क्या खराब होगा? पहले से ही बर्बाद है। तो इसका ग्राफ ना तो कुछ ऐसा बनता है, इस एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर को ले रहे हैं और इस एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। लेकिन इसका जो डायमैग्नेटिक है इसका ना ग्राफ यहाँ प्लॉट होगा ना इधर कोई प्लॉट होने होगा, इसका ग्राफ प्लॉट होगा नीचे से, क्योंकि इसका जो साई होता है वो क्या होता है, इसका साई नेगेटिव होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब है कि इसका साई पहले से ही जितना है उतना ही रहेगा, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दे इसका मटेरियल डायमैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक बर्बाद का बर्बाद रहेगा। तो और क्या बर्बाद करेगा? ये और बर्बाद होगा भी नहीं।
एक जो सुरेश है पहले से ही लड़की लोग को नहीं पसंद करता, हम जाके और बुराई कर दे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना नफरत पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। हम कुछ अच्छा जाके बोल दे कि भाई वो लड़की लोग ना बहुत मतलब दिखने में अच्छी है, तो क्या कर दे इसका हम टेम्परेचर को घटा दें, तो टेम्परेचर को घटा देंगे तो क्रिस्टल में बढ़िया अलाइनमेंट नहीं बनेगा, नफरत भरा है भाई साहब। तो क्यूरीज लॉ डायमैग्नेटिक के लिए होता ही नहीं है। तो क्यूरीज लॉ किसके लिए होता है फिर? तो क्यूरीज लॉ जो डिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ पैरा के लिए, जब भी कहीं लिखा मिले क्यूरीज लॉ तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ही बात कर रहा है। तो हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। क्यूरीज लॉ हमेशा ही पैरामैग्नेटिक के लिए ही डिफाइंड होता है। क्यूरीज लॉ कह रहे हैं तो सर मतलब फेरो के लिए नहीं होगा? फेरो के लिए भी नहीं होगा सर, क्या बात कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक के लिए तो है क्यूरीज लॉ। अरे बकलोल, फेरोमैग्नेटिक के लिए मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है या फिर क्यूरी वेस लॉ। अब क्यूरी वेस कौन है? वेस वही साइंटिस्ट जो फेरोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी किया। तो क्यूरी और वेस ये दोनों मिलकर एक नया फिर से लॉ बनाता है जिसको हम लोग क्यूरीज वेस लॉ बोलते हैं या फिर मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए। ऐसा क्या है भाई पैरामैग्नेटिक में, चल देखते हैं अभी। तो डायमैग्नेटिक के लिए तो समझ ही गया। तो क्यूरीज लॉ कोई अच्छा चीज नहीं है, टेम्परेचर यहां पर हम लोग बढ़ाने की बात करते हैं और उसको और डीमैग्नेटाइज करने की बात करते हैं, मतलब बर्बाद करने की बात करते हैं क्रिस्टल को। तो अब देखना यानी कि तेरे को ये समझ में आया कि जो क्यूरीज लॉ तभी से पढ़ा रहे हैं हम वो पैरामैग्नेटिक के लिए हमको बोलना चाहिए। ठीक है, अभी पहले हम समझाते हैं सिंपल क्या है। देख भाई, यहां पर जैसे मान ले कि ये क्रिस्टल है एक, ठीक है, क्यूरीज लॉ जैसे यहां पर क्रिस्टल है मान ले। अब इस क्रिस्टल में ये एटम बढ़िया ऐसे अलाइन किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और यहां पर बाहर में क्या लगा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब तू क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये एटम्स डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो घट जाएगा। ससेप्टिबिलिटी घटने का मतलब है कि एटम्स इसके अंदर डिस्टर्ब होगा, मतलब हो सकता है कि एक आध एटम ऐसे पीछे जाने लगे क्योंकि इसके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका ससेप्टिबिलिटी घट रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को हो सकता है रिपेल भी करना शुरू कर दे, मतलब बर्बाद होना शुरू कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गए हैं, कोई मान ले कि सुरेश मान ले अभी पैरामैग्नेटिक हो गया। सुरेश पहले डाई था, अभी मान ले सुरेश पैरा हो गया। सुरेश पैरा बोलने का मतलब ये है कि जो सुरेश था ये पैरा हो गया मान ले। अभी पैरा कहने का मतलब ये है कि अब सुरेश जो है वो सुरेश की मान लो कोई गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके सीरियस है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई जाके बोलता है अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो एकदम बकलोल है यार, तो सुरेश बोलेगा अरे हाँ ठीक बोल रहा है, बकलोल है। तो यानी कि सुरेश को हम जैसा बोलेंगे वो वैसा बन जाएगा। हम बोल देंगे कि अरे सुरेश तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि बहुत विद्वान है, बहुत अच्छी है, तो सुरेश पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेके सीरियस है, ठीक है, सीरियस है। तो मतलब ये रिस्पॉन्ड, मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी मैटर करता है। अगर हम जाके बुराई कर देंगे तो ये उल्टा रिस्पॉन्स देगा। वही चीज़ है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ससेप्टिबिलिटी घटने लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कम रिस्पॉन्ड करेगा। हम जाके आग लगा दिए ना, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसका ससेप्टिबिलिटी कम, प्यार कम हो जाएगा इसका, किसका? सुरेश का। अब हम क्या किए? उल्टा किया, अब हम टेम्परेचर घटा दिए, मतलब कूल डाउन कर दिए। बोले जाके सुरेश को अरे भाई सुरेश तेरी जो गर्लफ्रेंड तो बहुत तेज है यार पढ़ने में, तू तो भकलोल है फिर भी तेरा उससे सेटिंग है। तो सुरेश बोलेगा अरे हाँ हाँ तो ठीक, मतलब सुरेश का ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगा, फिर उसका प्यार बढ़ जाएगा। तो हम जैसा चाहे वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डेवलप कर सकते हैं। हम चाहे तो इसका मैग्नेटिज्म बिगाड़ भी सकते हैं और मैग्नेटिज्म सुधार भी सकते हैं। तो यहां पर ये अगर इसका ससेप्टिबिलिटी घट रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइज। और अगर इसका ससेप्टिबिलिटी बढ़ रहा है यानी ये क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज। तो क्यूरीज लॉ क्या बोलता है? क्यूरीज लॉ कुछ नहीं बोलता है, पहला यहां पर हम लिख देते हैं, ये सिंपल बोलता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी और लिखवाएंगे बढ़िया तरीके से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, तो कांस्टेंट हटाओ तो यहां पर एक सी एक कांस्टेंट हो, और ये जो सी आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्यूरीज टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है। तो दिस इज क्यूरीज लॉ, खत्म। फॉर किसके लिए? पैरामैग्नेटिक। लेकिन अभी ये C/T कैसे आया इसको हम लोग दूसरे तरीके से, अब इसी सेम चीज को जो अभी हम समझाएं इसी को दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, यही सेम चीज सेम थिंग। तो उसको लिख लेना था भाई, है ना, मिटा दे। अब इसी सेम चीज को हम दूसरे तरीके से अभी फिर से 2 मिनट एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करेंगे? जबरदस्त एक्सप्लेन करेंगे, देखना भाई, ठीक है, जबरदस्त जोरदार एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम कुछ मैग्नेटिक टर्म्स का हेल्प लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्यूरीज लॉ का ना पहला पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, क्यूरीज लॉ का पहला पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्यूरीज लॉ का ये है कि द मैग्नेटिक susceptibility is the magnetic susceptibility is directly proportional to H.
एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर तू ये समझ ले मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो इसको ना ऐसे मत लिख, ये गलत हो गया, सॉरी गलत लिख दिया हम यहाँ पर, सॉरी दी मैग्नेटाइजेशन ऐसे लिखना चाहिए, दी मैग्नेटाइजेशन यानी कि एम। भाई अंदर में जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, अंदर समझ रहा है, अंदर समझ रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए क्रिस्टल था, तो ये अंदर में जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है, एटम्स कितने बढ़िया तरीके से अलाइन है, उसको कैपिटल एम कहते हैं, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अंदर में कितना बढ़िया अलाइनमेंट होता है वो डिपेंड कर रहा है बाहर वाले बी नॉट पे, और बाहर वाला बी नॉट को कौन डिफाइन करता है, एच। यानी कि जितना ज़्यादा एच होगा, हम कह सकते हैं ना जितना ज़्यादा एच होगा उतना ज़्यादा एम होगा। और ये एच का मतलब क्या है, एच का मतलब हम बहुत बार बता चुके हैं, एच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्यूरीज का पहला स्टेटमेंट है, ये क्यूरीज का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्यूरीज लॉ का दूसरा स्टेटमेंट फॉर पैरा चल रहा है अभी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है क्यूरीज लॉ का इसी के बारे कि जो मैग्नेटाइजेशन है एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, ये जो m होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही बात है भाई, इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा यहाँ से, तो ये जो एटम्स है यूनिट वॉल्यूम में इधर उधर झटकने लगेगा, तो झटकने लगेगा तो m का वैल्यू घट जाएगा ना। तो यानी कि जो m है यहाँ पर, चलो मैथमेटिकली लिखते हैं। पहला पॉइंट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, और दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या उल्टा भी h इज प्रोपोर्शनल टू m जैसे चाहे, और यहाँ पर ये m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे दोनों को, ये दोनों इक्वेशंस को, तो m इज प्रोपोर्शनल टू h/t आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो यहाँ कांस्टेंट देगा ch/t। ठीक है, नेक्स्ट आओ इधर देख भाई, नेक्स्ट देख इधर, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि m/h इज इक्वल्स टू c/t कह सकते हैं ना। ये h को नीचे ले आए, और ये अभी तरह को हम पढ़ाए भी थे बहुत दिन पहले कि अभी स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, साई m का मतलब होता है h/m, बड़ा है ना m/h, ये साई m का मतलब m/h। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m/h की जगह साई m लिख सकते हैं c/t। देखिए क्यूरीज लॉ का प्रूफ हो गया कि साई m जो होता है वो c/t के बराबर होता है। देख प्रूफ हो गया क्यूरीज लॉ का, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, जोरदार आया कि नहीं आया, बोल भाई। ठीक है, तो ये क्यूरीज लॉ हुआ पैरामैग्नेटिक के लिए। बाकी बात वही है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा हम h को रखेंगे, उतना ज़्यादा m होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो m घट जाएगा। तो टेम्परेचर हम बढ़ाना नहीं, हम घटाएंगे तो बढ़िया बात बनेगा। क्लियर है कि नहीं, तो सुरेश वाला भी बात समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्यूरीज लॉ। तो ये क्यूरीज लॉ जो डिफाइन होता है बढ़िया तरीके से, ये किसके लिए होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए। इसका ग्राफ हम लोग एक बनाएंगे अभी। ठीक है, कि क्यूरीज लॉ जो है मतलब पैरामैग्नेटिक के लिए कैसे डिफाइन, उसका ग्राफ एक बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो ससेप्टिबिलिटी है किसका ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सर इनवर्सली। बिल्कुल सही बात है, जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक, वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है कि नहीं भाई, यस सर कर रहा है। देख भाई अभी ग्राफ बनाते हैं इसका फाइनल यही अभी चल रहा है, ये वाला ग्राफ देख ले इसका भाई। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, और इस तरफ ले लेते हैं टेम्परेचर। तो ये इनवर्सली है ना, तो ऐसा बनेगा कि नहीं कर्व बोल, यस सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देख यहाँ पर देख ले ऐसा क्यों बना रहे, देख जब तेरा टेम्परेचर हाई है, देख टेम्परेचर अभी इस तरफ हाई है ना, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर जब हाई है तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कम है। अभी हम क्या करते हैं कि ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इस तरफ ससेप्टिबिलिटी बढ़ रहा है, ससेप्टिबिलिटी को यहाँ बढ़ा दिए तो टेम्परेचर देख अपने आप क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया। तो टेम्परेचर जब छोटा होगा तो ससेप्टिबिलिटी हाई होगा, टेम्परेचर जब बड़ा होगा तो ससेप्टिबिलिटी लो होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साफ साफ दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, बोल भाई जोरदार। ये सर आ गया। तो ये ग्राफ हुआ तेरा ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का फॉर क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक। अब तू याद कर, जो डायमैग्नेटिक का बना रहे थे उसमें तो गजब ही था भाई साहब, उसमें तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था, मतलब साई जो था वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, लेकिन इसमें डिपेंडेंट होता है। क्लियर है कि नहीं बता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यूरीज लॉ, लेकिन अब कौन सा वाला क्यूरीज लॉ, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। और किसके लिए बोल बोल बोल, किसके लिए बोल बोल बोल, सर ये जो क्यूरीज लॉ होगा ये होगा डायामैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक के लिए एग्जैक्टली। अब हम लोग जो क्यूरीज लॉ डिफाइन करेंगे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट अभी फिर से क्यूरीज लॉ डिफाइन करना है, लेकिन मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ, ये तो बड़ा ही एकदम जोरदार है। मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ, मॉडिफाइज क्यूरीज लॉ। अभी मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ पढ़ने के लिए 3 टाइप का सुरेश के बारे में जानना पड़ेगा। 3 टाइप का ऐसे सुरेश है ना जीवन में, सर कौन सा 3 टाइप का। एक सुरेश वो है जो डाया है, अच्छा, एक सुरेश वो है जो डाया है, एक सुरेश वो है जो कि
पैरा है, और एक सुरेश वो है जो कि क्या है, फेरो है। इसका स्टोरी सुन भाई ध्यान से, एकदम बड़े बढ़िया से देख। सीन ऐसा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाना है यहाँ पर, तो टेम्परेचर इस केस में हम बढ़ाते हैं, इस केस में भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इस केस में भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी इस केस में टेम्परेचर एक बार घटा के भी देखेंगे तीनों केस में। देख भाई, जब हम डाई के केस में जब जाते हैं सुरेश के पास, बोलते हैं कि फिर सुरेश डाई है, डाई मतलब उसको अपनी गर्लफ्रेंड से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब एकदम बकलोल, एकदम प्यार व्यार कुछ नहीं है। तब जाके उसको बोलते हैं कि अरे देख सुरेश, सो तेरी गर्लफ्रेंड तो एकदम ही मतलब बकलोल है। तो बोलता है कि तो उसको कोई फर्क ही नहीं, बोलता है हाँ ठीक है। तो हम बोले कि अरे भाई साहब, उसको तो हम देखे थे मतलब कि ये किसी और के साथ घूम रही थी बाइक में। तो ये बोलेगा यार ठीक ठीक, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई पहले से ही नफरत करता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम बोलते भाई साहब वो तो आज बड़ा अच्छा दिख रही थी यार, और तुमको लाइक करती है तो बहुत अच्छा बात है। तो भी ये बोलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, मतलब इस पर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, मतलब इसको भड़का दें, चाहे इसको ठंडा कर दें हम, तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम आएंगे इधर इसके पास, जब पैरा बन जाएगा, यही सुरेश जब पैरा मैग्नेटिक बन जाए, तो इसको हम बोलेंगे जाके, मतलब ये सेंसिटिव हो जाए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, हाईली नहीं सिर्फ सेंसिटिव बोल रहे हैं, सेंसिटिव। तो जाके बोले कि अरे सुरेश, सो ऐसा है कि हम तो देखे थे भाई साहब उसको कि वो तो किसी के साथ घूम रही थी। बोलेगा अच्छा अच्छा घूम रही थी, तो रिस्पॉन्ड देगा ये, और फिर उसका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि भाई साहब तो बहुत सही है यार, तो उसके साथ तेरा सेटिंग है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये बोलेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा बात है। तो मतलब हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे ये रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब इसको प्यार है, लेकिन एकदम बेइंतहा मोहब्बत नहीं है। अगर कोई खराब बोल देगा तो ये मान लेगा कि हाँ जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो खराब है, मतलब ये तुरंत तुरंत अपना नेचर बदलेगा। यानी यहाँ पर क्यूरीज लॉ होगा। अब देखना इसमें क्या होगा फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में अंधा प्यार होता है, अंधा प्यार। इसमें तो सिर्फ प्यार था ना, इसमें तो प्यार ही नहीं था भाई साहब, इसमें तो कोई प्यार क्या बातें नहीं थी, तो बकलोल था इसमें। इसमें तो प्यार है फेरोमैग्नेटिक में, लेकिन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में प्यार तो है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में अंधा प्यार नहीं। मतलब कोई आकर उसकी गर्लफ्रेंड का कंप्लेन कर देता है कि वो तो उसके साथ घूम रही थी आज, वो तो उससे बात कर रही थी, वो तो तेरे बारे बुराई कर रही थी, तो ये मान लेगा कि हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, मान लेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। या कोई तारीफ कर दे कि अरे तेरी तो गर्लफ्रेंड बहुत बढ़िया है, तो भी ये रिस्पॉन्ड करेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका चाहे तारीफ कर दे गर्लफ्रेंड का, चाहे बुराई कर दे, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अगर हम जाके बुराई कर दें, बहुत बुराई कर दे, जाके बहुत बुराई करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा दे, बहुत बुराई कर दे, कोई असर नहीं पड़ेगा। हम बोल दे कि भाई साहब तेरे गर्लफ्रेंड को हम देखे थे किसी और के साथ घूम रही थी, तो बोलेगा अच्छा हो सकता है उसका भाई होगी, भाई होगा हो सकता है। अरे फिर हम बोलेंगे कि अरे परसों हम उसको देखे तो रमेश के साथ घूम रही थी, तो ये बोलेगा कि अरे हो सकता है उसका भाई होगा। फिर हम बोलेंगे कि भाई साहब उसको तो हम देखें कि किसी और का स्टेटस लगा के और बोल रही थी कि हम उससे प्यार करते हैं, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोले अरे ठीक है ना भाई भाई होगी। लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ कि अगर इसको हम दिखा दे कि देख 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 एक ही प्लेट में दो लोग खाना खा रहा है, उसके साथ 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 खाना खा रहा है दो लोग, तब तो ये भाई साहब तब तो मूड खराब हो गई। तो फेरोमैग्नेटिक में ऐसा ही होता है, इसका जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद इसका जो एटम होता है, इतना प्यार है मैग्नेटिक फील्ड से, किसका, फेरोमैग्नेटिक में इतना प्यार है मैग्नेटिक फील्ड से कि टेम्परेचर हम कितना भी बढ़ा दें इसका एटम का अलाइनमेंट नहीं गुजरता है। लेकिन एक समय आने के बाद फेरोमैग्नेटिक भी जवाब दे देता है और बोलता है कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया, अब मतलब हम नहीं सह सकते। जैसे हम तुमको एग्जाम्पल दिए, जब इसकी गर्लफ्रेंड का जाके हम बुराई किए तो बहुत खराब है बहुत खराब है बहुत खराब है, तो इसको उतना असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब ये अपना आंख से देख लिया कि अरे हाँ सही में ये तो किसी और के साथ बिजी है, तब इसका सही में जाके मूड सरक गया और इसका भी जो एटम का अलाइनमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है जिस समय फेरोमैग्नेटिक भी अजीब टाइप से अलाइनमेंट हो जाता है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड से नफरत करने लगता है। लेकिन अभी भी प्यार तो इसमें अंधा ही प्यार है ना, तो इसीलिए ये नफरत करते करते फेरो तो नहीं रहता पाता, लेकिन फिर ये पैरा बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक हमेशा से फेरोमैग्नेटिक रहता है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो फेरोमैग्नेटिक किस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पैरामैग्नेटिक में। मतलब उसका प्यार थोड़ा कम हो जाता है, वो भी शक करना शुरू कर देता है, जब अपना आंख से देख लेता है तो वो भी शक करना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं सब बोल रहा है तो बात सही होगा। तो यानी कि एक एक्सेसिव टेम्परेचर के बाद जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने लगता है और रिपेल करके क्या बन जाता है, पैरा। अभी भी वो डाई नहीं बना, अभी भी प्यार तो है ना उसका, अभी भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ठीक है चलो किसी और के साथ घूम रही होगी तो हो सकता है भटक गई होगी, खुद का आंख से भी देख लिया घूमते हुए, फिर भी बोल रहा है फेरोमैग्नेटिक कि नहीं ठीक है हो सकता है कि हम ही आंख से गलत देख लेंगे, चलो इसको एक और मौका दे देते हैं, और वो फेरोमैग्नेटिक लेकिन अब पैरा बन चुका है। समझ में आया? तो वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगे उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। व्हाट इज क्यूरीज टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाए। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि जो डायमैग्नेटिक होता है उसमें तो टेम्परेचर को कोई बात ही नहीं करना है। तो क्यूरीज, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ कौन बनाया है? एक साइंटिस्ट वेस और क्यूरी, ये दोनों मिलकर बनाया है।
चल अभी हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा और बढ़िया तरीके से। हम बस ये समझाने की कोशिश किए हैं। अभी हम लिखते हैं, चल हेडिंग लिखते हैं पहले, ठीक है। मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ में क्या होता है, जो यहां पर हम लिख देते हैं मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। पहले इसका पहले लिखते हैं फॉर्मूला, ये सब समझाते हैं, ठीक है। यहां पर ये बात किसके बारे में हो रहा है, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के लिए। फेरोमैग्नेटिक में हम लोग मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ लगाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इसमें हम समझा रहे हैं। देख भाई, एक्चुअल में पहले इसका ग्राफ देख भाई, ग्राफ से और एकदम क्लियरिटी होगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ऐसे तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, अ लिटिल इंक्रीज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन नो इफेक्ट इन साई। इसका साई पे, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का साई पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। बट एट एक्सेसिव टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है, अगर एक्सेसिव इंक्रीज कर दिए टेम्परेचर को, तो जो मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो पैरा बन जाएगा, मतलब उसको अपना मैग्नेटिज्म खोने लगेगा, ठीक है। देख ग्राफ देखना, यहाँ पर इस तरफ हम साई ले रहे हैं और इस तरफ हम ले रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या ना कि पहले ये जो था ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, मतलब जो टेम्परेचर पे ये साई डिपेंड नहीं कर रहा था। टेम्परेचर कितना भी बता देते थे साई पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाते गए तो लास्ट में क्या होता है ना, ये फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और कुछ ऐसे हो जाता है। तो तू देखना कि यहाँ कहीं से, मतलब हालांकि ये थोड़ा यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कहीं से तू देख रहा होगा कि ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो टीसी है, यानी क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर के बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो साई है वो घटना शुरू हो जाता है। साई घटने का मतलब ये है कि जो साई होता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि जो साई होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है, ठीक है। साई जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके लिए लेकिन होता है, पैरा के लिए। फेरो के लिए क्या होता है कि कुछ देर तक जो साई होता है, फॉर सम टाइम, यहां लिख देते हैं, फॉर सम टाइम साई इज इंडिपेंडेंट, ये साई लिखे है ना, साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कुछ देर के लिए टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। बट क्यूरीज टेम्परेचर, यहाँ टीसी का मतलब क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। व्हाट इज टीसी, क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर को पार करने के बाद, क्यूरीज टेम्परेचर जैसे ही पार होता है वैसे ही तेरा जो साई होता है फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगता है और साई गिरना शुरू हो जाता है। मतलब जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो क्या बनने लगता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का साई कम होता है ना, देख कम हो रहा है इसका साई, किसका, ये फेरोमैग्नेटिक का। तो मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ का फॉर्मूला अलग है। मॉडिफिकेशन क्या किया, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन अभी हम लिख रहे हैं, ये लिख लिया होगा। तो नया फॉर्मूला हम लोग बनाए और हम क्या बोल रहे हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर पे सारा मामला बिगड़ रहा है। क्यूरीज टेम्परेचर के बाद एक्चुअली में क्यूरीज टेम्परेचर से फॉल डाउन शुरू होता है। तो कभी भी किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब तो क्यूरीज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दे देगा, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक बनने लगेगा, ठीक है। सॉरी, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा बनने लगेगा। तो यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं, ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर का लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं मॉडिफाइड वाला। तो साई एम इज इक्वल्स टू होगा सी बाई टी माइनस टी सी, जहाँ पर ये टी सी का मतलब क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकता है साफ से टी सी का मतलब क्यूरीज टेम्परेचर, और तेरे को पता है कि ये टी हमेशा बड़ा होगा इससे। तो ये बड़ा होगा तो होगा क्या ना कि ये बड़ा हो जाएगा ना, ये टेम्परेचर तू दे रहा है, तो ये माइनस होकर के फिर ये जो साई होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगेगा। तो ये तेरा क्यूरीज लॉ हुआ मॉडिफाइड वाला फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी ऐसा होता है कि मैग्नेट मतलब कि साई पे वो निर्भर करता है, स्टार्टिंग में नहीं करता, बाद में करने लगता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो टीसी जो है ना, ये टीसी जो है ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। आयरन के लिए टीसी का वैल्यू 1043 होता है, 1043, ठीक है। अब मान ले कि तू ये टी का वैल्यू रख दिया, मान ले तू भाई साहब 1000, मान ले 2000 रख दिया, इसका वैल्यू 2000 रख दिया, 2000। तब तो फिर यहाँ पर क्यूरीज टेम्परेचर को तू एक्सीड कर गया, मतलब ये टीसी से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तब ये फिर डायमैग्नेटिक बनने लगेगा। तो आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर कोई भी सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, डाई बोल दिया था ना अभी हम गलती से, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि देख भाई, पहले ही फेरोमैग्नेटिक बोलता है हमको मैग्नेटिक फील्ड से प्यार है, तो वो प्यार रखेगा, लेकिन प्यार तो है, अंधा ही प्यार है, लेकिन फिर लास्ट में तू एक्सेस ही कर देगा, आँख से खुद ही देख लिया कि अरे भाई साहब किसी और के साथ ये तो बिजी, तो फिर लास्ट में फिर बोलता है कि अब नहीं होगा,
होगा भाई। लेकिन फिर भी ये तैयार रहता है, फिर भी ये पैरा ही बनता है, फिर भी बोलता है कि नहीं नहीं अभी भी हमको भरोसा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो आयरन का ये होता है टीसी का वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू दिया है शायद ये केल्विन में होता है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। शायद ये केल्विन में दिया, हाँ केल्विन में होता है ये वैल्यू, है ना, ये वाला वैल्यू केल्विन में होता है। वही अगर तू टीसी चेक करेगा किसी और सब्सटेंस का, जैसे मान ले कि कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का ये कुछ 1300 कुछ होता है, तो मतलब कोबाल्ट का ये ज़्यादा होता है। तो अलग अलग सब्सटेंस का जो ये होता है ना टीसी, यानी कि क्यूरियस टेम्परेचर, वो अलग अलग होता है। कोबाल्ट जो होता है वो ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, उसमें प्यार और ज़्यादा है। ये तो आयरन का हुआ, आयरन थोड़ा सा उसमें क्यूरियस टेम्परेचर कम ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि इसका प्यार जो होता है और ज़्यादा होता है, मतलब इसका क्यूरियस टेम्परेचर लेट से पार हो रहा है ना, लेट से ज़्यादा आ रहा है क्यूरियस टेम्परेचर, तो इसको तो एकदम ही एक्सेसिव हीट करेगा, तभी ये कोबाल्ट बोलेगा कि नहीं 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 अब बहुत हो गया, अब हम पैरा बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ, ये पूरा वीडियो हुआ। ठीक है, हम सोचे थे कि लास्ट में एक बॉक्स बना करके और फाइनल कंक्लूजन बता देंगे कि पैरा और डाई में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और रात का 2 भी बजने वाला है। ठीक है, तो रात का 2 का भी बात नहीं है ना, इतना वीडियो आपके लिए इनफ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लगभग इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, हम सारा चीज़ कवर कर दिए है ना, हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बचा, सारा चीज़ हम लोग फाइनली कवर कर चुके हैं। पिछला वाला वीडियो आपको जो इसके पिछले वाला वो देखा होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज हम लोग फिर बता देते हैं यहाँ पर सिलेबस में जो पार्ट था जो सारा, ये पूरा हम ये पार्ट पूरा सिलेबस का कवर कर चुके हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।